नमस्कार, विदुष बैटन फेसबुक पेज में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद है कि अब आप लोग मुझे सुन पा रहे होंगे। आप लोग काफ़ी समय से वेट कर रहे हैं, लगभग 20 मिनट हो गए। क्या आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ, बस एक मैसेज का मैं वेट कर रही हूँ, मुझे पता चल जाए कि मेरी आवाज़ आ रही है। हाँ, आ रही है। आवाज़ आ रही है मेरी। तो हम शुरू करते हैं। पता नहीं, ये मुझे नहीं पता। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज हम प्रख्यात मनोचिकित्सक और लेखक डॉक्टर विनय कुमार जी से बात करने जा रहे हैं। डॉक्टर विनय कुमार जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अब मुझे ये नहीं पता कि विनय कुमार जी के लैपटॉप से आवाज नहीं आ रही थी या संवाद की भूमिका जिंदगी में क्या होती है उसका महत्व रेखांकित करने के लिए ये उनकी कोई टेक्निक थी, ये तो अभी पता चलेगा। फिलहाल अब मैं इनका परिचय वगैरह शॉर्ट में देती हूँ थोड़ा, कि बाकी सारी चीजें मैं पोस्ट में डाल ही चुकी हूँ। तो इनके किताबों के संग्रह हैं, गद्य लेखन भी इनका काफी है। मनोचिकित्सा संवाद नाम से बहुत सारे इंटरव्यूज हैं और इनके जो मनोचिकित्सक के रूप में जो ख्याति है उससे आप सभी परिचित हैं। मैं टाइम बचाते हुए आगे कुछ चीजों की तरफ चलूंगी कि जैसे इन्होंने एक मनोवेद पत्रिका का संपादन किया, तो मनोवेद पत्रिका का कॉन्सेप्ट ही अपने आप में बहुत अच्छा है। एक तो नाम बहुत अच्छा लगता है मनोवेद, इसका मूल वाक्य ही ये है कि मन ही मनुष्य है। और दिमाग में था कि एक ऐसी पत्रिका निकाली जाए जहां मनोचिकित्सा, मानविकी और साहित्य एक टेबल में बैठ के चाय की चुस्कियां लेते हुए बहुत ही, जिसे कहना चाहिए कि एक कंफर्टेबल अंदाज में, हल्के फुल्के अंदाज में दुनिया से आप मुखातिब हो सकें। और इनका जो पूरा लेखन है, जो इनका एक चिकित्सा या साहित्यकार के रूप में, तो लगातार उस एक अभिव्यक्ति की तलाश, जहां चिकित्सा की जो भाषा है, जो जार्गन्स हैं, वो एक मतलब उस भाषा का गैप खत्म हो जाए डॉक्टर और मरीज के बीच में। तो बार बार ये बात आएगी कि मन ही मनुष्य है और संवाद है जो हमें मनुष्य बनाता है। तो संवाद, मन की विभिन्न परतों को समझना, और उसमें ये कि संवाद के रास्ते की जितनी बाधाएं हो सकती हैं, संवाद के रास्ते की कैसी बाधाएं हो सकती हैं, हम उनको कैसे खत्म कर सकते हैं। हम एक एक करके अपने माइक ऑन करेंगे। थोड़ी सी डिस्टरबेंस आ रही है, तो मैं सोचती हूँ कि एक बार इनका ऑफ कर दिया जाए, फिर अपना कर दूंगी ऑफ। तो इस समय का जो समय है, ये बिल्कुल मायूसियों का समय है। और जिस तरीके से हम सारे के सारे एक बहुत खौफ में जी रहे हैं, बहुत गहरी वेदना में, इनको भी सुबह काफी मनाना पड़े, इनकी हिम्मत जवाब दे गई थी। लेकिन फिर भी मैंने कहा कि सर, जहाँ पे अंधेरा ज्यादा होता है वहीं तो रोशनी की जरूरत ज्यादा पड़ती है। और हमने याद किया अपनी बातचीत में, केदारनाथ सिंह की कविता है कि जाना बहुत खौफनाक क्रिया, जाना सबसे अधिक खौफनाक क्रिया है। तो हमें लगा कि हम इस बातचीत को करें, जहां इतनी खौफनाक क्रिया जब इस तरीके से घटित हो रही हो, तब हमारी चिंता थी कि उसके बरक्स वो वाली गतिविधियां भी जुड़नी पड़ती हैं कि हम जाना का विलोम खोजें मिलजुल के। क्या जाना का विलोम? ठहरना, रोकना, रुकना, जो भी हो सकता है। और हमें लगा था कि जैसा कि ये खुद भी बोलते हैं कि जो मनोचिकित्सा है वो मन के दुखों से सबसे ज्यादा गहरे से जुड़ा हुआ एक चिकित्सा साइंस है। और बार बार इनकी किताबों में ये जिक्र आता है कि साहित्य और कलाओं की, ललित कलाओं की सही समझ एक अच्छे मनोचिकित्सक को जरूर होनी चाहिए। वो वाला पक्ष पे मैं इनकी किताबें वगैरह नहीं पढ़ रही हूँ, क्योंकि उस पक्ष पे इन्होंने कहा था कि आज आप बिल्कुल भी बात मत कीजिएगा। आज मैं इस भूमिका से आना चाहता हूँ कि जब से कोरोना काल शुरू हुआ है, इस एक साल में ये लगातार मेंटल हेल्थ एक्टिविस्ट की तरह ऑनलाइन ऑफलाइन विभिन्न तरीकों से काम कर रहे हैं।
ये कम्युनिटी साइकियाट्रिस्ट की तरीके से काम कर रहे हैं, तो उस तरीके से इनके अपने एक अनुभव होंगे। और विक्टर फ्रैंकल की जो हमने किताब पढ़ी, तो हमने सुना था कि जब असाधारण परिस्थितियां होती हैं तो उनकी प्रक्रिया सामान्य नहीं हो सकती। असामान्य परिस्थितियों की भी चीजें असामान्य ही होती हैं। और जो इस तरीके की चीजें हमने पढ़ी कि जीवन के अर्थ खोजना दुनिया का सबसे बड़ा काम है, और हर अनुभव आपको इसका एक मौका देता है, चाहे वो अनुभव आपके अस्तित्व पे संकट भी क्यों ना ला दे। इस तरीके के कितने सारे वाक्य हमने उन किताबों में पढ़े, लेकिन वो हमारे लिए एक वाक्य भर हैं। उनकी जो अर्थ की विभिन्न परतें होंगी, वो मन को, मस्तिष्क को, जीवन को, दुखों को उस तरीके से समझने वाला इंसान, हमने उनकी सिर्फ एक किताब पढ़ी है। इन्होंने उनकी बहुत सारी किताबें भी पढ़ी होंगी, और जिन साइंस से वो जुड़े हुए थे उन साइंस से भी ये वाकिफ हैं। तो मुझे लगता है कि इससे बेहतर क्या तरीका हो सकता था कि आज उजास मायनों का कार्यक्रम के अंतर्गत हम इनसे बातें करें, जहां हम इनके अनुभवों के बारे में सुने, हम अपने समकाल की चुनौतियों में कोई लौ ढूंढ सकें कि हम अपने अंधेरों से कैसे लड़ें। और जो हम इस कार्यक्रम में करते हैं कि जो अपने वक्त की प्रखर मेधाएं रही हैं, जो प्रबुद्ध व्यक्ति रहे हैं, जो चेतना संपन्न, जिन्होंने कुछ असाधारण, कुछ खोज ऐसी जिंदगी की कि उनके अनुभव से हम लाभान्वित हो सकते हैं। तो आज इस क्रम में ये विक्टर ई फ्रैंकल की बात करेंगे, पर फिर भी हम तो बात कर रहे हैं उस समूचे डॉक्टर विनय कुमार से, जिनकी बार बार संवाद को केंद्रीय भूमिका जिन्होंने दी है, और जो कहते हैं कि मनोचिकित्सक को एक अच्छा साहित्यकार जरूर होना चाहिए। तो जब हम समूचे उनसे बात कर रहे हैं व्यक्ति, तो मैं उनके कवि पक्ष को पूरा छोड़ तो नहीं सकती, व्यक्ति को तो मैं पूरा ही आमंत्रित करूंगी ना, भले ही उसके बाद वो एक अपने विषय पे सीमित रहे। तो इसलिए मैं छोटी सी, मतलब एक छोटी सी एक कविता का 4-5 लाइनें और एक कविता उनकी सुना के फिर मैं उनके बीच, उनके और फ्रैंकल जी की जो उजास है, उनकी उजास के बीच से फिर मैं विदा लूंगी। फिर मैं दोबारा आऊंगी जब प्रश्नोत्तर का सेशन होगा। तो इनकी एक कविता है, वायरस है ये सब सवाल तेरे, कट चुकी थी मेरी हरी दुनिया, ठूंठ सा बच गया था मैं केवल, जेबें उगाई थी लिबासों में, लिख दिया जिसने जहन पे मेरे, वायरस है ये सब सवाल तेरे, इनको डिलीट करो तुरंत, वरना हुआ जाता है तेरा सिस्टम ऑफ। ये बातें मैं सिर्फ इसलिए करना चाहती हूँ कि बहुत दिनों से तमन्ना थी कि विनय कुमार जी आएंगे तो हम बहुत सारी बारीकियों पे बात करेंगे, मन की, संवाद की, भाषा की और मानसिक स्वास्थ्य की, लेकिन आज इसका समय नहीं है। आज जो आसन्न संकट है वो हमें मजबूर कर रहा है कि हम दो टूक बातें बिल्कुल सीधे सीधे करें। तो हम उसकी जो जहां से प्रॉब्लम, गंगोत्री पे बात करने का आज अनुकूल समय नहीं है, फिर भी जो सवाल है उनको वायरस माना गया। तो एक वायरस आज इतना तांडव मचा रहा है, अगर हमने सही सवाल सही तरीके से साहस के साथ पूछे होते तो शायद ये समय नहीं आता। संवाद इनके चिकित्सा की भी केंद्रीय भूमिका में उस भाषा को गढ़ने की इन्होंने कोशिश की जो आम जनता के बीच में, मतलब उनकी और चिकित्सक की बातों का जो गैप है वो अंतराल खत्म हो जाए और उसी से एक मानसिक स्वास्थ्य की तरफ बढ़ना। तो मैं इनका कविता संकलन है आम्रपाली और अन्य कविताएं, मैं उसमें से एक कविता पढ़ के बस आज छोड़ूंगी। इस कविता का नाम है नक्शा, क्योंकि मैं संवाद को यहाँ पे दिखाना चाहती हूँ कि यहाँ वाद, वहां विवाद, प्रतिवाद वहां, संवाद उधर वहां, ध्रुवांत पर लटका हुआ। कहीं ना कहीं तो इस संवाद के कहीं लटके होने की वजह से भी हम इस दिक्कत में आए हैं आज। यह रही सरहद, बारूदी सुरंगें, यहां से वहां तक, वहां से वहां तक, बंकर ही बंकर, इधर इस तरफ बमों का जखीरा, उधर उस तरफ, वहां पहाड़ पर रडार, चक्रव्यूह के केंद्रों में बैठी राजधानी तक जाने के लिए बम वर्षक विमान यहां से उड़ेंगे, कहीं भी लग जाएंगे कारखाने, जहां कुछ संभव ना हो वहां खेत, ये स्याह धब्बे शहर के लिए, इनके पांव तले गांव, शमशान कहीं भी कब्रिस्तान, लो बन गया दुनिया का नक्शा दुनिया के खिलाफ। ये नक्शा तो पहले से बन रहा था ना, जो डॉक्टर भी बार बार कह रहे हैं कि हेल्थ इंडस्ट्री एक दिन में तो नहीं बन गई ऐसी,
तो मुझे लगता है कि हम बातें बिल्कुल समकाल की करेंगे, लेकिन जहाँ पे खड़े होके हम देख रहे हैं तो वो तो वही अतीत है जहाँ से हम आए हैं, जो उनकी कविता में भी जिसकी पच्चा पे दर्ज है। और इसी का 4 लाइनें हैं अगली। दो चूहे कुतर रहे दुनिया का नक्शा, मुतमईन है वे कि उनके देश से कई इंच दूर हैं चूहे। तो इसी के साथ मैं फिर से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ डॉक्टर विनय कुमार जी का। स्वागत है आपका, और आप प्लीज आप जो भी कहना चाहते हैं आप कहें जी। के लिए अपने क्या, सच्ची बात तो यही है कि जो अभी समय चल रहा है, जिन परिस्थितियों से हम गुजर रहे हैं, इन परिस्थितियों में सारा का सारा संघर्ष कला के बाहर है। मोटे तौर पर तो यही लगता है कि अभी जो सारा का सारा संघर्ष है वो कला के बाहर है। योगेंद्र आहूजा जी नमस्कार। सारा का सारा संघर्ष कला के बाहर है। दिनकर ने कभी कहा था कि जब आपातकाल होता है तो सारी लपटों का रंग लाल होता है। लगभग लाल लपटों से हम घिरे हैं। मैं आज सुबह जो थोड़ी खिचखिचाहट थी कि मेरे परिवार के में कई दूर के परिवार में कई लोग, मेरे कई दोस्त कुछ आईसीयू में हैं, कुछ ऑक्सीजन पे चल रहे हैं, कुछ लोग डेक्सोना लेकर के घर में पड़े हैं, मतलब ऑक्सीजन सिलेंडर घर पे पहुंचाने का उपाय। तो ऐसी परिस्थितियां पूरे देश में, शहर में। मैं जो अभी विलंब आपसे बात करने में जो थोड़ी बहुत विलंब हुआ मेरी तरफ से, उसमें एक तो टेक्निकल दूसरी समस्या थी कि किसी के लिए कैलकाटा में एक बेड का इंतजाम करना था, छोटे से बड़े अस्पताल में शिफ्ट करना था। अब ऐसी परिस्थितियों में आप क्या करें, संवाद में आए या एक्शन में आए। लेकिन सुबह आपसे जब बात हुई, आपने कुछ और भी बातें साझा की जो बहुत ही भावनात्मक रूप से उद्वेलित कर गई मुझे। मैं उसका जिक्र क्या करूं। जिन परिस्थितियों में और जिस नाम के साथ आपने ये फेसबुक पेज और वेब पेज शुरू किया है, मैं उस नाम की विदु की स्मृति को नमस्कार प्रणाम करता हूं। और मैं उस पीड़ा को महसूस करने की कोशिश करते हुए मैं अपनी बात कहूंगा, क्योंकि आज परिस्थितियां ऐसी हैं विकट कि आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। हमारे शहर में बांसघाट जहाँ पे शव जलाए जाते हैं वहाँ पे लाइन लगी है। सुबह कोई पहुँचता है तो किसी को लेकर के उसका नंबर हो सकता है अगले दिन आए। ऐसी परिस्थितियां बहुत कम आती हैं। यह धरती हमारे निकट के इतिहास में हमने 100 साल पहले इससे देखा था, तब जबकि जहाज से, पानी के जहाज से एक वायरस आया था और ट्रेन से में बैठकर पूरे हिंदुस्तान में फैल गया था। ट्रेन में वो वायरस सवार होता था कोई इन्फेक्टेड व्यक्ति, जहां गाड़ी रुकती थी कई लाशें वहां निकलती थी बोगियों से। ऐसी परिस्थितियों में हमने कई महत्वपूर्ण लोगों को खोया, कई महत्वपूर्ण लोग बाल बाल बचे उस समय। आज की तारीख में वही स्थितियां हैं कि जिनके भरोसे कला, साहित्य, संस्कृति, विज्ञान, सेवा, समाज सेवा, हर तरह की जो अच्छी दुनिया के जो अच्छे तत्व हैं वे सारे, उसमें से काफी बड़े नाम पुरोधा हमारे अग्रज हमसे बिछड़ रहे हैं। एक मातम की स्थिति है और इस मातम की स्थिति में कुछ बात कर पाना एक मनोचिकित्सक के लिए दायित्व है। यही सोचकर मैं आप सबसे मुखातिब हूं। मित्रों, जब ये पिछले साल कोरोना का माहौल शुरू हुआ था तो कोरोना वायरस जितना इन्फेक्ट कर रहा था उससे ज्यादा कॉन्स्पिरेसी थ्योरी इन्फेक्ट कर रही थी। और षड्यंत्र का डर दुनिया में सबसे बड़ा डर होता है। एक खौफ, या आपके खिलाफ साजिश चल रही है या दुनिया के खिलाफ साजिश चल रही है, दुनिया के सारे देश, सारे लोग नष्ट हो सकते हैं, ऐसी कोई साजिश कर रहा है। ये बहुत बड़ा डर था पिछले साल। खैर, जैसे भी करते मैनेज करते अंतरराष्ट्रीय स्तर पे, राष्ट्रीय स्तर पे षड्यंत्र की थ्योरी थोड़ी दबी, तो इस साल लगभग लोग निश्चिंत हो गए थे, हमारी सरकारें निश्चिंत हो गई थी। लोगों ने मान लिया था कि इस बार पिछली बार से हमला कमजोर होगा। लेकिन जब हमला हुआ
तो पता लगा कि हमारी तैयारियां नाकाफी थी। मैग्नीट्यूड ऑफ प्रॉब्लम इतना बड़ा है, स्कार्सिटी इतनी ज्यादा है कि हम जो चाहते हैं कर नहीं पा रहे हैं, जो जरूरतें हैं पूरी नहीं हो पा रही हैं। भारत जब आजाद हुआ था उस समय जो आबादी थी और आज जो आबादी है उसमें लगभग 100 करोड़ का अंतर है। सोच सकते हैं कि उसके हिसाब से हम कैसे इन सारी समस्याओं को हैंडल कर पाएंगे। कहने का मतलब ये कि वास्तविक समस्याएं हैं, लेकिन वास्तविक समस्याओं से ज्यादा वास्तविक समस्याओं की चिंता है, डर है, क्योंकि 90% लोग तो बड़े आराम से घर में बैठे बैठे 5 दिन में ठीक हो जा रहे हैं। बाकी के 10% में भी ज्यादातर लोग घर में कुछ दिनों तक अगर वो थोड़ा प्राणायाम करें, जिसे सर्कुलर ब्रीदिंग कहते हैं मेडिकल साइंस में, जिसमें 4 सेकंड आप सांस अंदर खींचते हैं, धीरे धीरे 4 सेकंड रुकते हैं, 4 सेकंड में धीरे धीरे छोड़ते हैं और फिर 4 सेकंड के विराम के बाद फिर प्रक्रिया को दोहराते हैं, या प्रोन पोजीशन में पट लेट गए, ऐसे करके आप ऑक्सीजन बढ़ा सकते हैं अगर फेफड़े में हल्का निमोनिया हो तो इन चीजों के, इन छोटे मोटे उपायों से भी लोग अपने आप को संभाल रहे हैं। लेकिन जिसे कहते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ प्रॉब्लम इतना बड़ा है कि जो गंभीर रोगी हैं 5% से भी कम, उनसे माहौल बहुत गड़बड़ हो गई है। और दूसरी बात यह है कि लोगों में डर इतना ज्यादा है कि वो जिसका ऑक्सीजन सैचुरेशन 90, 92, 95 के आसपास है, वो भी भाग भाग के अस्पताल पहुंच रहे हैं। जैसे अपनी जानकारी में मैंने सबको यही समझाया है कि अगर 92, 90 से ऊपर आप हैं, आप ख्याल रखें, आप कुछ सांस का व्यायाम करें, पट लेटें, आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। ये दवाएं लें। अगर आपको लगता है कि ऑक्सीजन की जरूरत है, तभी स्टेरॉइड शुरू करें। तो ऐसे कुछ जो छोटी चीजें हैं, इन चीजों से चीजें मैनेज हो रही हैं। तो आवश्यकता इस बात की है कि संवाद को विस्तार दिया जाए, आवश्यकता इस बात की है कि लोगों को जोड़ा जाए। और ऐसे मौके पे जब सारे दिए बुझ रहे हों, एक ही दिया बचता है जो इस तरह की आंधी में नहीं बुझता है, वो है शब्दों का दिया, संवाद का दिया। सुबह आज यही मेरे मन में आया, तब मैंने पलटकर रश्मि जी को फोन किया कि ठीक है, मैं संवाद करता हूं और जो परिस्थितियां मेरे इर्द गिर्द फैली हैं उन सबको संभाल करके थोड़ी देर भी इसी में हुई और तब मैं आपसे मुखातिब हूं। मित्रों, आज मैं एक ऐसे आदमी के हवाले से बात करने जा रहा हूं जिसने समुद्र में डुबकी लगाई और गहरे डूबा और बहुत सारे मोती खोज कर लाए। लेकिन एक अजीब बात है, आमतौर पे समुद्र में गोते जो लगाते हैं वो उनका कॉन्शियस डिसीजन होता है। वो जानबूझकर गोते लगाते हैं कि मैं उतर रहा हूं भीतर, एक गहरी यात्रा में जा रहा हूं और कई चीजें मैं ले शायद उतरते चले जाते हैं। उन्हें पता नहीं होता कि मोती मिलेगा या मोती मिलेंगे, लेकिन वो जाते हैं और तरह तरह के मोती ढूंढ के अंदर से लेकर के आते हैं और फिर हम तक पहुंचाते हैं। लेकिन मैं जिस आदमी के हवाले से बात करने जा रहा हूं उसे समुद्र में फेंक दिया गया था, जैसे आज हम सब एक संकट के समुद्र में फेंक दिए गए हैं। तो जब फेंक दिए जाते हैं आप किसी समुद्र में, तब भी क्या आप मोती लेकर निकल सकते हैं? बड़ा सवाल है। विक्टर फ्रैंकल ने अपने जीवन से, अपने अनुभव से, अपने सोचने के तरीके से, अपने काम से और जो दस्तावेज उसने तैयार किया उसके आधार पर उसने साबित किया कि अगर आपको फेंक दिया जाए समुद्र में तब भी आप मोती लेकर निकल सकते हैं। क्योंकि जब आप फेंक दिए जाते हैं तब भी आपकी चेतना आपके साथ होती है, तब भी आपका मानस आपके साथ होता है, आपका विवेक आपके साथ होता है और वो आपको रास्ता दिखाएगा कैसे आप कहां तक पहुंचते हैं और कैसे सही मोती का चुनाव करते हैं और सही मोती को लेकर के आते हैं। मुझे विक्टर फ्रैंकल हमेशा एक नायक की तरह लगते हैं। जोसेफ कैम्पबेल को मैं बड़ा मिथोलॉजिस्ट मानता हूँ, मिथकों उन्होंने बड़ा काम किया है और उनकी जो एक थ्योरी है कि कोई भी नायक होता है वो एक किसी आम दिन यूं ही समाज से उठता है, एक इनिशिएशन, एक यात्रा शुरू करता है और फिर वो एक कठिन दौर से गुजरता है, एक कठिन यात्रा पर जाता है जहां पे आसुरी शक्तियां, जहां पे विरोधी शक्तियां, जहां पे तूफानी शक्तियां उससे टकराती हैं और उन सब से लड़ते हुए अनुभव के मोती चुन के लाता है, विवेक के मोती चुन के लाता है, जैसे बुद्ध चुन करके ले आए थे। तो
इस तरह से वो मोती चुनकर लाता है और फिर वो अपने समाज में अपने लोगों के बीच लाकर उस मोती को की चमक से उन्हें रास्ता दिखाता है या उस मोती को समाज में सदा के लिए छोड़ जाता है। विक्टर फ्रैंकल को अगर देखता हूं तो मुझे वो नायक लगता है, मृतकों वाला नायक। जब मृतक की बात करते हैं तो कई बार मिथ्या मिथ्या दिमाग में बहुत आता है, लेकिन सोच के देखिए कि ऐसा है नहीं। अगर जोसेफ कैम्पबेल इसको इस तरह से डिस्क्राइब कर रहे हैं तो हमें नमूने आसपास भी मिलते हैं। हम गांधी को देखते हैं, गांधी एक यात्रा शुरू करते हैं, एक समुद्र में धंसते हैं और अंदर से बहुत सारे मोती लेकर आम लोगों के लिए लौट के आते हैं। ये अलग बात है कि हमने उन मोती को कौड़ियों को मोल बेचा, बर्बाद किया, उन पे थूका, उनको नीलाम किया, जो भी बुरा करना है सो किया। विक्टर फ्रैंकल की बातों का कितना असर समाज पे पड़ा, लोगों तक कितना पहुंचा पाए लोग, इस पे शक है। ये बातें बहुत अलग, बहुत अनोखी नहीं है, बावजूद इसके अलग हैं, अनोखी हैं, क्योंकि ये सारे के सारी बातें अनुभव की गहराई से आई हैं। मैं पहले विक्टर फ्रैंकल के बारे में 2-4 बातें करूंगा, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। विक्टर फ्रैंकल ऑस्ट्रिया में पैदा हुए और वियना में वो थे। वहाँ उन्होंने मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई की, उन्होंने मेडिकल डॉक्टर की डिग्री ली, फिर वो न्यूरोलॉजिस्ट हुए, न्यूरोलॉजी में उन्होंने काम करना शुरू किया। उस जमाने में न्यूरोलॉजिस्ट जो हुआ करते थे, मतलब ब्रेन का जो काम करेगा वो न्यूरोलॉजी, साइकियाट्री, ये सारी चीजें आसपास ही हुआ करती थी और जो एक है वो दूसरा आराम से हो जाया करता था। तब क्लासिफिकेशन इतने नहीं थे, तब इतने वर्गीकरण नहीं थे किसी भी क्षेत्र में। अब लियोनार्डो दा विंची के जमाने में जैसे वो उसको पॉलीमैथ कहते हैं हम लोग, कि वो क्या क्या नहीं करते थे, पेंटिंग से लेकर के पुल का नक्शा बनाना और युद्ध के हथियार बनाने तक। तो वो सभ्यता के विकास में ऐसे मोड़ आते हैं। तो उस हिसाब से देखा जाए तो ये न्यूरोलॉजिस्ट थे, डॉक्टर थे, न्यूरोलॉजिस्ट थे, साइकियाट्रिस्ट थे और बाद में उन्होंने अपने आप को साइको एनालिस्ट, साइकोथेरेपिस्ट के रूप में विकसित किया, क्योंकि वियना का, ऑस्ट्रिया का माहौल ही ऐसा था। वो फ्राइड का शहर था, वो एडलर का शहर था। फ्राइड साहब एक थ्योरी की बात कर रहे थे, प्लेजर सीकिंग बिहेवियर की बात कर रहे थे। एडलर बात कर रहे थे कि कैसे इंफीरियरिटी की एक फीलिंग होती है, एक तुच्छता के भाव से जीवन शुरू होता है और शक्ति के लिए, पावर के लिए एक यात्रा शुरू होती है। और इन सब के बीच में विक्टर फ्रैंकल एक नए तत्व की तलाश करते हैं, वो है अर्थवत्ता जीवन में कैसे आए, कैसे अर्थ आए। और अगर तो जीवन को चलाने वाले जो तत्व है वो प्लेजर और पावर से अधिक महत्वपूर्ण है अर्थ, मीनिंग। क्योंकि जब आपको मीनिंग मिलता है तो न प्लेजर की जरूरत रह जाती है, न पावर की जरूरत रह जाती है। तो वो जिसको फ्राइड और एडलर की साइकोलॉजी को डेप्थ साइकोलॉजी कहते हैं, तो मजाक में कहा करते थे विक्टर फ्रैंकल कि भाई मैं तो डेप्थ साइकोलॉजी के बदले में हाइट साइकोलॉजी प्रैक्टिस करता हूँ, यानी भविष्य की बात करता हूँ, ऊंचाई की बात करता हूँ, ट्रांसेंडेंस की बात करता हूँ, मैं मनुष्य के ऊर्ध्वगमन की बात करता हूँ अगर हिंदी में कहें तो ये यूं की पूरी यात्रा रही। और उन्होंने बड़े मजाक में अपने दो जो महान कंटेम्पररी लोग थे, क्योंकि इनकी जो बात थी, इन्होंने जो बातें कही, उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात है उनकी उपयोगिता जीवन में। फ्राइड की थ्योरी को प्रैक्टिस करने के लिए साइकोलॉजिस्ट चाहिए, लेकिन विक्टर फ्रैंकल की थ्योरी को प्रैक्टिस करने के लिए, विक्टर, आगे मैं जब बात करूंगा तो आप समझेंगे कि उनकी थ्योरी में ऐसा कुछ नहीं है जो आम आदमी नहीं समझ सके। तो कोई भी कर सकता है। जिस तरह के साइकोथेरेपिस्ट इन्होंने अपने के रूप में विकसित किया, उस तरह की साइकोथेरेपी कोई भी कर सकता है, बशर्ते तकनीक का थोड़ा ज्ञान हो और उस व्यक्ति में समानुभूति हो, कूट कूट के भरी हुई, एम्पैथी हो, कूट कूट के भरी हुई। तो ये विक्टर फ्रैंकल, लेकिन उनके लाइफ में वो तो कर रहे थे काम, उन्होंने काम भी करना शुरू किया था और अपनी थ्योरीज पे काम कर रहे थे। 30 किताबें लिखी उन्होंने और उसमें ये शामिल है मैन सर्च फॉर मीनिंग, जिसके बहाने मैं बात करने जा रहा हूँ। और तो वो काम कर रहे थे। इसी बीच में दुनिया के इतिहास में सबसे क्रूर, सबसे घिनौने खलनायक का दौर शुरू होता है।
यहूदियों को घरों से उठाने का दौर चलता है, लोग भाग रहे थे। विक्टर फ्रैंकल का भी एक आ गया था वीसा अमेरिका का कि आप अमेरिका जा सकते हैं, लेकिन विक्टर फ्रैंकल जब अमेरिका का वीसा आया, पिताजी ने उनको इन्फॉर्म किया, तो पिता उनके घर में थे, माता घर में थी, उनकी शादी हो गई थी, उनकी पत्नी थी। तो उन्होंने सोचा कि मैं सबको छोड़ के चला जाऊं, ये तो ठीक नहीं है, अपने पेरेंट्स को कैसे छोड़ के जा सकता हूं। तब उन्होंने लगा कि नहीं, ये तो जीवन का, ऐसे जीवन का क्या मीनिंग है इसका कि मैं अपनी जान बचाने के लिए इनको छोड़ के चला जाऊं, जब तक संभव है तब तक संभालने की, बचाने की कोशिश करूंगा। तब उन्होंने देखा कि पिताजी के हाथ में एक प्लेट है, वो एक साइनागॉग तोड़ा गया था, उस साइनागॉग से एक छोटा सा टुकड़ा वो लेके आए थे, उस पर जो कमांडमेंट्स जो यहूदियों में जो हैं, उसमें से एक कमांडमेंट उस पर थोड़ा सा लिखा था। उन्होंने पिता से पूछा कि इस पे क्या लिखा है। पिता ने कहा कि इसमें लिखा है कि माता पिता का ख्याल रखो, अंतिम क्षण तक उनकी सेवा करो। अब इस संयोग को देखिए, कितना काव्यात्मक संयोग है कि वो निर्णय कर रहे हैं एक तरफ कि मैं पिता को छोड़ के नहीं जाऊंगा, दूसरी वो एक धार्मिक आदेश उनके टेबल पे पड़ा हुआ है। धर्म का महत्व अपनी जगह पे है, धर्म से जो संकट उत्पन्न होते हैं समाज में वो अपनी जगह पे हैं, लेकिन अगर मनुष्य के जीवन में, समाज में धर्म की उपस्थिति है, इससे हम इनकार नहीं कर सकते। नंदकिशोर नवल जो पटना के थे अभी प्रसिद्ध आलोचक, कविताओं के बड़े मर्मज्ञ, वो कहा करते थे, उन्होंने एक बात बड़े अच्छे से कही थी बातचीत में कि भाई देखो, जब तक धर्म से बेहतर व्यवस्था हम नहीं बना लेते तब तक धर्म को उखाड़ के कहाँ फेंकेंगे। तो उससे जो अनुशासित करने का काम समाज में कुछ चीजें संभालने का करता है, तो उससे तो सीख लेनी ही चाहिए। बहरहाल, तो वो क्षण आता है और फिर वो उन्हें वहां से उठा लिया जाता है, पूरे परिवार को। वो 3 सालों की 3 साल लंबी सुरंग में, 3 साल गहरे समुद्र में उठाकर फेंक दिया जाता है उस न्यूरोलॉजिस्ट को, उस साइकियाट्रिस्ट को, जो मनुष्य को समझने की कोशिश बिल्कुल अलग तरीके से कर रहा था, फ्रायड और एडलर के तरीके से। ये लोग थोड़े बड़े नाम हो गए थे, बावजूद इसके वो एक अपना मत, वो एक अपनी विचारधारा विकसित करने की कोशिश कर रहे थे। तो ये इनकी जो यात्रा है वो अनोखी यात्रा है। और जो किताब है मैन सर्च फॉर मीनिंग, इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, जो 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 अगर कह सकते हैं एक वाक्य में कहें तो ये है कि विल टू मीनिंग, मोटिवेशन फॉर मीनिंग, यही जीवन को चलाता है। अगर आप में अर्थ को ढूंढने का विल है, दरअसल वो कहते हैं कि हम सब में अर्थ को ढूंढने का विल होता है, वही हमें मोटिवेट करता है, वही हमारे जीवन को चलाता है। विक्टर फ्रैंकल का यही मानना था। लेकिन कई बार चीजें आपके हाथ से छूट जाती हैं तो याद दिलाना पड़ता है। आमतौर पर जीवन अर्थ की तलाश में ही आगे बढ़ता है। मैं अगर आज कविताएं भी लिखता हूं और मनोचिकित्सा भी करता हूं, तो मैं अपने अगर बचपन में पलट कर देखने की कोशिश करूं तो मुझे 2 चीजें मुझे बहुत शिद्दत से याद आती हैं। वो ये कि मेरे चाचा को और मुझे, मेरे पिताजी बाहर काम किया करते थे शहर में उन दिनों, तो गांव में हम लोग 2 को ही अपने पूरे मोहल्ले में बुखार देखने आता था। मैं घूम घूम के सबका बुखार देखा करता था, और बुखार में क्या करना चाहिए, ठंडी भीगे पानी की पट्टी देनी चाहिए, और ये मैं जिसका बुखार लेता था मैं जाके बैठ के पट्टी दिया करता था। दूसरा, मेरे घर में एक दुछत्ती जैसी चीज थी, वहां एक छोटा सा एक दरीचा था, उससे एक रोशनी आती थी, और उसपे पिताजी के मेहनत से खेतों में उगाया हुआ जो गुड़ होता था, वो गुड़ वहां रखा होता था एक। और पुरानी किताबें मेरे दादाजी की, जो संस्कृत की किताबें हुआ करती थी, बहुत बचपन में पिताजी छोटे से दादाजी गुजर गए थे, तो वो किताबें बहुत भंगुर थी, हाथ में लेते टूटती थी, अजीब सी महक आती थी उनसे। और वो संस्कृत की, अब मैं कुछ याद करता हूँ तो पंचतंत्र, अभिज्ञान शाकुंतलम, और भी बहुत सारी कालिदास की और कई चीजें थी उसमें, मैं याद कर पाता हूँ। तो मैं उनसे, मुझे लगता है कि मुझे ये 2 मोमेंट मुझे बहुत शिद्दत से याद आते हैं। मुझे लगता है कुछ तो ये 2 चीजें मेरे भीतर गड़ी, इसने मुझे मोटिवेट किया। क्या अर्थ है कि मुझे किताबों में ऐसी महक अच्छी लगती है। मैं संस्कृत के श्लोक नहीं समझ रहा हूँ, उसके अर्थ से जूझता हूँ, अर्थ भी नहीं समझ पाता था, फिर भी गुड़ चाटते हुए मैं घंटों जूझता था उससे।
कुछ तो बात थी जो मुझे तब मैं नहीं जानता था। और कविताएं हल्की फुल्की लिखते लिखते एक लंबे समय के बाद 2000 के बाद मैं थोड़ी अपनी डॉक्टरी थोड़ी सी मेरी स्टेबल हुई तो वो पुराना प्यार फिर जागा और फिर धीरे 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 मैंने अपनी आवाज पाने की कोशिश की और अब शायद एक हद तक थोड़ी बहुत सफलता मिली है कि जो मैं कहना चाहता हूं वो कह पाता हूं। और वो जो पट्टियां बदलने का काम था वो तो अब तक चल रहा है। पहले तन की पट्टियां बदलता था, मन की पट्टियां बदलता हूं। तो मैं कहना चाहता हूं कि हम सबके जीवन में कोई ना कोई अर्थ की तरह, लेकिन ये बातें मैं तब नहीं जानता था। अब एक जमाने बाद जब विक्टर फ्रैंकल को पढ़ने का मौका मिला तब ये बातें समझ में आई कि तो ऐसी किताबों का, ऐसी जानकारियों का महत्व ये होता है कि उनकी रोशनी में हम समझते हैं। हम सब ने मार खाई है। आप याद कीजिए कि आप जब पिटाते हैं तो कई तरह से पिटते हैं आप। मुझे अपनी जिंदगी की 3 पिटाइयां बहुत अच्छी तरह याद हैं। पहली पिटाई थी जो मेरे छोटा था काफी और ननिहाल में था, मेरे मुंह से गाली निकली थी। पिताजी वहां थे, उन्होंने एक झापड़ मारा था, मैं नहीं भूलता हूँ उसको। दूसरा, मैं गांव में बैठी किसी को गाली देते सुना था मैंने। मैं उस गाली को बोलने का रियाज कर रहा था बहुत जोर से। माँ बहन की कोई गाली थी, मैं खड़ा होकर जोर जोर से बोलने का रियाज कर रहा था। पिताजी ने वो बात सुन ली और फिर उन्होंने एक डंडा उठाया और 2-3 डंडा लगाया। ये पिटाई मैं कभी नहीं भूलता हूँ। लेकिन इन पिटाइयों में जो चोट थी वो बॉडी पे महसूस हुई थी पहले। लेकिन जब मैं स्कूल में पढ़ता था और अपने प्रिंसिपल और टीचर्स की कुछ बातों के खिलाफ बगावत सी मैंने की थी और तब मेरे कमरे की तलाशी ली गई और वहां से बहुत सारी किताबें उठाई गई जिसमें उपन्यास थे कई, और मुझे कई आरोपों की वजह से मेरी पिटाई की गई। बंद कमरे में 2-3 टीचर्स, प्रिंसिपल सब मिलकर के पीट रहे थे मुझे। पर्दे के 3 डंडे पीठ पे तोड़ डाले गए थे उस दिन। और उसमें लेकिन मुझे पूरी पिटाई के दौरान एक बार भी नहीं लगा कि मुझे दर्द हुआ है, कहीं चोट महसूस नहीं हुई। मेरी पीठ पे निशान पड़ गए थे, खून छलक आया था, बावजूद इसके मुझे दर्द महसूस नहीं हुआ। मेरे मन में क्रोध का भाव था, प्रतिरोध का भाव था, गुस्सा था, क्षोभ था। जब विक्टर फ्रैंकल के किताब से हम तब मुझे बहुत, मैं सोचता था मुझे दर्द क्यों नहीं हुआ था। विक्टर फ्रैंकल को पढ़ते हुए जब मैं जीवन में काफी समय बाद जब मैं उनसे गुजरा तब समझ में आया कि जब वो कहते हैं कि कंसंट्रेशन कैंप में जब पिटाई होती थी बेवजह कि आप बर्फ पे चलना है, जूते आपके फूल गए हैं और पैर में फफोले हैं, फंगस लगा है और आप चलने में रुक के तो आपकी पिटाई होगी, आपको एक किक लगेगा या डंडे से उसने 2-4 डंडे लगा दिए आपको। वो कहते हैं कि दर्द नहीं होता था, शरीर में दर्द नहीं होता था, दर्द कहीं और होता था, तकलीफ कहीं और होती थी। इस अन्याय बीतता था मन के ऊपर में, तकलीफ कहीं और होती थी। कहने का मतलब ये कि जब ऐसे लोग जब गहरे उतरते हैं और वहां से मानी ढूंढ के लाते हैं, उस मानी से जैसे मैं अपनी तकलीफ को व्याख्यायित कर पा रहा हूं, मेरा ख्याल है कि ऐसी किताबों से गुजरने से आप में से सब लोग जिन लोगों ने किताब नहीं पढ़ी है और जो लोग किताब से गुजरे हैं, अगर मैं उस तरह से डिस्क्राइब कर रहा हूँ, उसको व्याख्या उसकी करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो आप महसूस करेंगे कि आप अपने जीवन की तकलीफों की व्याख्या कैसे कर सकते हैं और कैसे उसको समझने की कोशिश कर सकते हैं। ये किताब बहुत पॉपुलर हुई थी मित्रों, 24 भाषाओं में अनुवाद, बाइबल के बाद दूसरी सबसे ज्यादा बिकने वाली किताब मानी जाती है। विक्टर फ्रैंकल जब लौट के वहां से आए थे तो उनको जो सम्मान मिला था उसके आप 29 यूनिवर्सिटीज की से उनको ऑनररी डॉक्टरेट की उपाधि मिली थी। जिस अमेरिका जाने का जो प्रोग्राम उन्होंने छोड़ा था उस समय, उस अमेरिका में हार्वर्ड और भी 2 यूनिवर्सिटीज में वो विजिटिंग प्रोफेसर रहे और अमेरिकन साइकियाट्रिक एसोसिएशन ने उनकी जो उन्होंने जो साइकोलॉजिकल थेरेपी, लोगोथेरेपी जिसका नाम है, वो उन्होंने जो थेरेपी दी उसको एक वैज्ञानिक थेरेपी की मान्यता दी और भी दुनिया के कई एसोसिएशन थे। बिकॉज क्या है कि जब आप कोई भी थ्योरी आप किसी डोमेन में रखते हैं तो वो क्रिएटिव या नोवेल या महान या अच्छी तब तक नहीं मानी जाती है जब तक उस डोमेन के लोग उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं। एमडी डिकिंसन की कविताएं जब तक बंद थी कमरे में, बक्से में, तब तक वो क्रिएटिव प्रोडक्ट नहीं थी, लेकिन जैसे ही वो पब्लिश हुई, लोगों तक पहुंची, वो क्रिएटिव प्रोडक्ट में बदल गई। मुक्तिबोध की जो अंडर रिपेयर कविताएं बक्से में पड़ी थी,
क्या महत्व था उनका? जो पढ़ी थी, लेकिन जब प्रकाशित नेमचंद जैन जब मेहनत करते हैं, प्रकाशित कराते हैं, किताब बनकर जब चीजें सामने आने लगती हैं, तब वो क्रिएटिव प्रोडक्ट के रूप में समाज के आती हैं। तब जब उस डोमेन के लोग, आलोचक, पाठक, सब उसके महत्व को रेखांकित करते हैं। तो इनका काम बहुत ही बड़े सम्मान के साथ रेखांकित हुआ है विश्व में। और लेकिन हर नई विचार की, हर सिद्धांत की एक सीमा होती है। उस सीमा के अंतर्गत ही उसका फिर एक इंडिकेशन बनता है मेडिकल साइंस में, इसका इस्तेमाल यहाँ होगा। उस तरह के इंडिकेशंस बने, उनमें जाने की जरूरत यहाँ पे नहीं है, इसलिए मैं उसमें जाने की बात मैं यहाँ पे छोड़ता हूँ। मित्रों, फ्रैंकल जो 2-3 बातें कहते हैं, उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण बात को कहते हैं कि आदमी से आप सब कुछ ले सकते हैं, हर आजादी उसकी छीन सकते हैं, लेकिन उसकी वो आजादी जिसमें वो अपने बारे में फैसला कर सकता है, अपने एटीट्यूड बदल सकता है, अपने डिसीजंस ले सकता है, जो परिस्थितियां उनकी अपनी व्याख्या कर सकता है, उससे अर्थ निकाल सकता है, वो आप नहीं छीन सकते। आप समुद्र में किसी को फेंक दे सकते हैं, लेकिन समुद्र से में मोतियों की शिनाख्त करने का जो उसका अधिकार है, उसकी जो आजादी है, वो आप नहीं छीन सकते। ये एक बड़ा संदेश है, बहुत बड़ा संदेश है। एक तरह का जो भारत में कई बार ये बात कही जाती है कि सहन करो, कुछ दिनों तो सहन करो, चीजें बदल जाएंगी। उन्होंने भी महसूस किया था वहां रहते हुए, और वो कहते हैं इस बात को कि अगर आप परिस्थितियों को नहीं बदल सकते हैं तो आप उनको अपने को बदलने के बारे में सोचिए, क्योंकि ये अपने आप में एक रचनात्मक काम है। दरअसल क्रिएटिविटी की जब हम बात करते हैं ना, तो क्रिएटिविटी के कई लेवल्स तय किए गए हैं। उसमें जो सबसे पहला, उसमें मिनी सी, लिटिल सी, प्रो सी और बिग सी, 4 लेवल उसके तय किए गए हैं। जो बिग सी वाले हैं वो आइंस्टीन और तुलसीदास जैसे लोग और गालिब जैसे लोग, और प्रो सी वाले जो हमारे समय के बहुत सारे ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त लोग जो मानेंगे, या जो ऐसे वैज्ञानिक जिनके आविष्कारों से कुछ काम हुआ हो। लिटिल सी ऐसे लोगों कहते हैं जो जिनका प्रभाव क्षेत्र अपने जीवन के अलावा घर, परिवार और छोटे दायरे में पड़ता है जिनके काम से। और लेकिन मैनी सी जो उसमें है, जो सबसे पहला वाला है, वो है ट्रांसफॉर्मेटिव लर्निंग, यानी कैसे अपने आप को आप ट्रांसफॉर्म करें। ये अपने आप में एक क्रिएटिव चीज है, ये अपने आप में एक रचनात्मक काम है कि आप किसी प्रक्रिया से गुजरते हैं, किसी से मिलकर कुछ सीखते हैं, कुछ जानते हैं, और आप अपने आप को अपने सोचने के तरीके में, अपने बिलीफ सिस्टम में, अपने कन्विक्शंस में आप एक बदलाव लाते हैं। तो ये अपने आप में एक रचनात्मक काम है। मेरा ख्याल है कि जब विक्टर फ्रैंकल अपनी थ्योरी लेकर आते हैं तो निश्चित रूप से मानूंगा कि वो बिग सी लेवल तक पहुंचते हैं, लेकिन जब वो कंसंट्रेशन कैंप में थे तो वो मिनी सी के लेवल पे थे। वो अपने आप को मॉडिफाई करने की कोशिश कर रहे थे, परिस्थितियों के हिसाब से अपने आप को चेंज करने की कोशिश कर रहे थे, और जो उनकी लर्निंग थी, उन्होंने जो सीखा, वो एक तरह की ट्रांसफॉर्मेटिव लर्निंग थी। आज जो हालात हैं हमारे समय में, उसमें इसकी बड़ी जरूरत है। ट्रांसफॉर्मेटिव लर्निंग में मास्क पहनना भी है, ट्रांसफॉर्मेटिव लर्निंग में बेवजह हाथ मिलाना भी है, हाथ मिलाने से बचना भी है, ट्रांसफॉर्मेटिव लर्निंग में 2 गज की दूरी भी है, ट्रांसफॉर्मेटिव लर्निंग में बेवजह बाहर भटकना, पार्टी करना और शादियां अटेंड करने को बेचैन हो जाना, और दोस्त ने बुलाया तो दारू पीने चले जाना उसके यहाँ और पार्टी कर देना। ये सारी चीजें हमें सीखने की जरूरत है। समय हमें सिखा रहा है, समय हमें कुछ बता रहा है कि हमें अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना है इस परिस्थिति के हिसाब से। तो ये विक्टर फ्रैंकल के, मैं ऐसे ही टुकड़े में बात करूंगा, क्योंकि पूरी किताब तो इतनी छोटी सी देखने में लगती है, लेकिन ऐसी छोटी किताब, कई ऐसे लेखक होते हैं जिनकी हर पंक्ति कोट करने लायक होती है। बड़ा राइटर तो वही होता है। और हमारे जैसे लोग भी होते हैं कि 4-5 किताबें आ गई, 4-5 लाइन मिल जाए तो बड़ी बात है। तो ये तो अलग बात है, लेकिन विक्टर फ्रैंकल की तो पूरी किताब की कोई, जहां से आप पंक्ति उठाएं वहीं से आप एक बात उठा सकते हैं। कहते हैं कि लक्ष्मण की बैटिंग के बारे में राहुल द्रविड़ कहा करते थे कि
भाई उसको ताजमहल की तरह है भाई, जिधर से देखो खूबसूरत उसकी बैटिंग लगती है। तो ये सही इनके बारे में बात है कि जहां से आप देखो वहां से एक अर्थ है, वहां से एक सौंदर्य है, जीवन का सौंदर्य है, अर्थवत्ता है और एक लेसन है। तो ये एक महत्वपूर्ण बात है इस किताब के बारे में। जब बात इस पर टुकड़े टुकड़े में ही की जा सकती है, एक साथ पूरी किताब में क्या है उसको आप नहीं कर सकते हैं। वो तो कई दिनों तक पूरा 2 दिन का सेमिनार करें, अलग अलग वक्ता बात करें, तभी बात हो सकती है। इसीलिए वो कहते हैं विक्टर फ्रैंकल की, उनकी एक बात जो महत्वपूर्ण है कि आपको अपनी क्षमताओं का इस्तेमाल करना है अपने गोल को तय करने में, अपने लक्ष्य को तय करने में। आज हमें अपने लक्ष्य को तय करने में अपनी क्षमताओं का इस्तेमाल करना है। चाहे आपके घर में बीमारी हो, आपके पड़ोस में बीमारी हो, किसी की मदद करनी हो, आप अगर तय कर लेंगे कि हम किस तरह से कर सकते हैं तो आप मदद कर सकते हैं, अपनी मदद भी कर सकते हैं, दूसरों की मदद भी कर सकते हैं। मैं एक क्षण का मैं जिक्र कर रहा हूं जो किताब में वो क्षण आता है कि जब उन लोगों को उठा के ले गया था और वो एक उन लोगों के लिए एक था कि आप एक यात्रा में आप एक लाइन में सब आ जाएं और जिसके पास जो है वो सब बिलोंगिंग छोड़ दें। इसने क्या किया कि अपना जो एक हवासिक बैग था वो कोट के भीतर छुपा लिया था और उसमें था कि वो जो मजबूत दिखता था वो लेफ्ट जा रहे थे, जो कमजोर वाले राइट जा रहे थे। वो तो कुछ लोग राइट, संजोग था कि विक्टर फ्रैंकल लेफ्ट की तरफ गए और उसके बाद उनको इन लोगों को फिर वो कैंप पे ले जाया गया। कैंप पे ले जाने के बाद जो एक अनोखा अनुभव होता है वो ये कि वो लेकर तो आ गए थे अपना, उन्होंने जो, क्योंकि और तो कुछ लेके नहीं आए थे लोग, तो सोना चांदी जवाहरात कई चीजें लेके आए थे, लेकिन इनके पास लाने के लिए महत्वपूर्ण बात थी उनका जो अब तक किया हुआ काम, जो उनकी किताब जिस पे काम कर रहे थे उसकी पांडुलिपि, तो ये लेके आए थे। जब वहां पहुंचने के बाद इनको हुआ कि साहब अपना सामान छोड़ो एक तरफ, कपड़े उतारो, सबको नंगा कर दिया गया और सबको शेव कर दिया गया। एक संयोग है कि मुझे चेक रिपब्लिक में एक टेररिज्म नाम का एक था कंसंट्रेशन कैंप, वहां मैं गया था तो बताया गया था कि ये बाथरूम है यहाँ पे और ऐसे ऐसे लोगों को नहलाया जाता था और सब कुछ रहने की जगह। मैंने वो जगह देखी हैं और मैं समझ सकता हूँ उनके डिस्क्रिप्शन को कि कैसा, आप में से कई लोगों ने देखा होगा तो आप बेहतर समझ पाते होंगे क्या टॉर्चर होता होगा। तो सबको निकालने के बाद जो पहला काम किया गया कि सर से लेकर पांव तक जितने जितने सर के पूरे शरीर के बाल को शेव कर दिया गया। यानी वो आदमी जो वहां था वो अपने सर के बाल से शरीर, मतलब वो एक कह सकते हैं कि बेयर एग्जिस्टेंस, एक नंगा अस्तित्व जिसके पास कुछ नहीं था, सब कुछ छीन लिया गया था, सिर्फ एक शरीर बचा था और उसके भीतर का संसार बचा था और उस संसार से भी कई चीजें निकल गई थी। क्योंकि आप कोई काम करते हैं, आपसे आपके मैन्युस्क्रिप्ट आपसे कोई छीन ले, आप दोबारा उस मैन्युस्क्रिप्ट को उस तरह से तैयार नहीं कर सकते हैं। क्योंकि आप लिखते हैं तो अलग स्टेट में लिखते हैं, विचारते हैं, चिंतन करते हैं, काम करते हैं तो आप अलग व्यक्ति होते हैं, आप वही नहीं होते हैं जो दाल रोटी खाते समय होते हैं। उस स्टेट पे पहुंचवाना असंभव होता है। तो वो जब वहां से निकल के उसमें उस स्थिति में जब आते हैं तो और अगल बगल देखते हैं कि सब वैसे ही है, सब एक जैसे, सब एक नंगा अस्तित्व, तब उस आदमी को लगता है कि मेरा तो सब चला गया, कुछ भी नहीं बचा मेरे पास, एक भी चीज मेरे पास नहीं। अब अगर मैं खत्म होता हूं तो मेरे पीछे कुछ नहीं बचने वाला है। वो बच्चा जो मेरे भीतर जीवित था, वो अनुभव, वो यादें, वो पेरेंट्स, सब कुछ सब मेरे साथ खत्म होने वाला है। और ये जो एक वॉइड की फीलिंग थी, वो एक शून्य की फीलिंग थी, एक खालीपन की फीलिंग थी, पूरी सृष्टि की खला उस इंसान के भीतर भर गई थी। और तब वहां से वो शुरू करता है कि लेकिन तो क्या, वो खत्म हो जाना चाहिए, मर जाना चाहिए। यहां से जर्नी शुरू होती है एक शौक के साथ, कुछ नहीं है मेरे पास, मेरे आसपास, मेरे जीवन में, मेरे भीतर, मेरे बाहर, शून्य। तो शून्य से वो जर्नी शुरू होती है। जब वो उस शौक में इजाफा तब होता है जब नए इनमेट्स को कहा जाता है कि आप वो वाला काम करेंगे जो पुराने वाले नहीं करेंगे। वो वाला काम में सबसे जो इंपॉर्टेंट काम था वो था मल की सफाई कैंप्स में।
मल की सफाई करते समय जब मल को सर पे उठा के चलते थे तो जो स्प्लैश, जो छिड़क जो वहां से छलक के पड़ जाया करता था चेहरे पे, आप उसको वाइप आउट भी नहीं कर सकते। इतना डिमीनिंग एक्सपीरियंस, शौक में और इजाफा। चलते चलते पैर में अगर घाव हो गया है, गैंग्रीनस हो गया है, तो जो ट्विजर्स होते हैं उससे पकड़ के सीधे कहने को डॉक्टर वो नोच दिया करता था। तो ये आप कैंप में हैं, बगल में लोग मर रहे हैं, एक लाश बगल में पड़ी है, सूप सर्व किया गया है, आप भूखे हैं सुबह से, आप सूप पी रहे हैं। इतना डिमीनिंग एक्सपीरियंस। ये शौक के बाद जो दूसरे स्टेज में विक्टर फ्रैंकल इंटर करते हैं, जिसमें कोई भी करता है, आप आज की परिस्थितियों से उसका सामने लेके कुछ लोग सोच सकते हैं, वो आती है अपैथी की, एक अजब तरह का उदासीपन, एक निठुराई, एक निठुर उदासी, जिसमें आपकी संलग्नता खत्म हो जाती है। एक तरह का ये डिफेंस मैकेनिज्म है, एक तरह से बचाने की कोशिश है इंसान को। मनुष्य का जो फ्रायड ईगो डिफेंस मैकेनिज्म की बात करते हैं, तो उसमें से अगर ये पैथी डेवलप हो रही है तो ये एक खास तरह का डिफेंस मैकेनिज्म है जो बचाने की कोशिश करता है इंसान को। क्योंकि आप अगर सुन्न हो जाते हैं तो सर्वाइव करेंगे। ये सर्वाइवल की कहानी है। इसमें उस व्यक्ति की पूरी कथा सर्वाइवल की कथा है। जैसे आज हमारा समय, हमारी सभ्यता सर्वाइवल के संकट से जूझ रही है। अगर ये सोचिए कि कोविड का स्टॉर्म बहुत और बहुत और बहुत और बहुत हो तो सर्वाइवल का संकट तो है, लेकिन इस सर्वाइवल के संकट से कैसे फाइट करें, इसके संकेत और सूत्र हमें आगे मिलते हैं। क्योंकि एपैथी की स्थिति में आदमी हमेशा नहीं रहता, आदमी के मेंटल फैकल्टीज में और भी चीजें होती हैं। वो जो जिन चीजों की बात वो करते हैं विक्टर फ्रैंकल, उसमें एक बड़ी अनोखी बात यह है कि खाना मिलता था एक बार सवेरे और एक बार सूप। तो जो ब्रेड का जो भी 10 ऑंस 12 ऑंस जो भी ब्रेड मिला, जो भी 1 पिंड आधा पिंड 1.5 पिंड सूप मिला, इसी में चलाना है। तो कैंप में डिस्कशन हुआ कि साहब क्या किया जाए, सुबह जो कस की भूख लगती है, दिन में जो लंच का टाइम है उसमें भूख लगती है, तो क्या सारा का सारा ब्रेड खा जाया जाए या कुछ को बचा के रख लिया जाए। तो वो हुआ ये कि वो इन्हें लगा कि नहीं, इसको तो एक बार खा लेना चाहिए। फिर लेकिन कई लोगों ने थ्योरी दी कि नहीं, थोड़ा थोड़ा खाओगे, क्योंकि हंगर पैंक्स जो अतड़ियों में ऐठन है वो ऐठन आती रहेगी बार बार, थोड़ा थोड़ा खिलाओ तो शायद ज्यादा बेहतर रहेगा। कैलोरी जाहिर है उसके मुझे थ्योरी जो एकदम एकदम वैज्ञानिक थ्योरी है, जो जिससे ही कन्विंस्ड हुए कि भाई थोड़ा थोड़ा अगर हम सप्लाई करते रहेंगे तो हमें कुछ कुछ मिलता रहेगा, और कम एनर्जी ही सही थोड़ी थोड़ी मिलती रहेगी। तो इसी क्रम में वो कहते हैं कि कैसे आदमी अपने को बचाता है कि जब खाने का इतना संकट हो, खाना इतना कम मिलता हो, तो फूड की फैंटेसी ने बचाया हमको। वो आपस में बातें करते थे जो लोग वहां इनमेट्स थे कि हम जाएंगे, सोचो यार जाएंगे तो पहला खाना क्या बनेगा, तो उसमें ऐसे बनेगा, ये बनेगा, वो बनेगा, ऐसे वाइन होगी, ऐसे ये होगा। तो इस तरह की फैंटेसी एक दूसरे को सपोर्ट किया करती थी, और लोग उस फैंटेसी के सहारे अपने अपने को जीवित करने की कोशिश किया करते थे। इतना कम खाना मिलना कि जिसमें शरीर को ही खाने लग जाए, से गुजरना कितनी पीड़ाजनक स्थिति रही होगी, सिर्फ कल्पना की जा सकती है कि पहले तो फैट सारा गया, फिर बॉडी से फिर मांसपेशियां जाने लगी, फिर केवल त्वचा और मांस और हड्डी, ये दो। सोचिए कि बाद में कैसा दिखता होगा। और दूसरे को देखकर जुगुप्सा होती है, हंसी भी लोगों को आती थी, और लेकिन खुद महसूस होता था कि मैं भी तो वैसा ही तुच्छ हो गया हूं। तो इन सारी तुच्छताओं के बीच क्या था जो आदमी को बचाता है, क्या था जो आदमी को सब कुछ ठीक करता है। मैं विक्टर फ्रैंकल के जीवन के 3 कैंप लाइफ के 3 ऐसे अनुभवों के बारे में बात करना चाहूंगा जो उन्होंने पत्नी को लेकर उनके जीवन में हुआ। वो कहते हैं कि एक बार एक कैदी धीरे से कहता है कि अपनी पत्नी को याद करता है, और कहता है कि शायद महिलाएं जहां पे हैं वहां पे माहौल ठीक ही होगा। तब विक्टर फ्रैंकल को अपनी पत्नी की याद आती है, और वो जो वर्णन करते हैं उस पीस को तो मैं किस दिन फेसबुक पे शेयर करूंगा बाकी लोगों के लिए, या ढूंढ किताब पढ़ेंगे तो आप देखेंगे। वो एक ऐसे दृश्य का वर्णन है, अर्ली मॉर्निंग का दृश्य, जब सूर्योदय का समय हो रहा है, आसमान में लालिमा बिखर रही है, और सबको एक खास तरह की
बर्फीली सड़क पे गड्ढा खोदने के लिए पूरी की पूरी टीम लुढ़कती पुढ़कती चली जा रही है, और तब उसमें वो अपनी पत्नी का होना महसूस करते हैं, उसकी मुस्कान को महसूस करते हैं। उन्हें नहीं पता है कि पत्नी मेरी जीवित है, कहाँ है, नहीं, कुछ पता नहीं, तब भी वो महसूस करते हैं। और उस मोमेंट में विक्टर फ्रैंकल को महसूस होता है कि मुक्ति अगर है इंसान की तो प्रेम में है। मुक्ति अगर का मार्ग कोई है, मुक्त कुछ करता है तो प्रेम ही करता है। और इस अनुभूति में वो आते हैं और बहुत शिद्दत के साथ। फिर दूसरा एक क्षण आता है जिसमें वो एक तरह से कीचड़ में पांव सने हैं, सब कुछ भूरा भूरा सा, आसमान भी भूरा, थोड़ी सी पीली सुबह की रोशनी आ रही है, और तब उनको पत्नी उसमें आ जाती है। और तब लगता है कि बस कुछ नहीं, बस ये रोशनी है, दूर एक घर है, उस घर में एक दिया जल रहा है, जलता दिखाई पड़ रहा है, वहां पे जीवन है। और इसके बीच में वो सारी कीचड़, सारे बुरेपन, सारे दुख, सारी पीड़ा से अपने आप को ऊपर उठा महसूस करते हैं। और प्रेम के बाद जो अगली एक स्थिति होती है ऊर्ध्वगमन की, ट्रांसेंडेंस की, तो वहां पे पहुंचते हैं और वो महसूस करते हैं कि पत्नी जीवित है नहीं है, फर्क नहीं पड़ता है, मैं उसके साथ हूं, वो मेरे साथ है। और वो उनका संवाद का क्षण मात्र के लिए आता है। उन पत्नी ये सवाल करते हैं, पत्नी जवाब देती है, एक लगभग ऑटो हेलुसिनेटरी स्टेट, जिसमें जो पत्नी, जितनी पत्नी जैसी भी उनके भीतर रही होगी, जवाब वही देती होगी, लेकिन वो एक संवाद होता है, यानी भीतर बाहर प्रोजेक्ट हो जाता है, और पूरे परिवेश में, पूरे ब्रह्मांड में वो उसको महसूस करते हैं। और एक बहुत ही करुण क्षण है वो है कि जब एक बार वो एक कैंप में ले जाए गए थे जहां बीमार थोड़ा रिकवर करते हैं, वहां से लौट कर आने के बाद आश्रित में एक कैंप में पड़े हैं, और बगल के कैंप में कोई वायलिन बजा रहा है। उन्हें याद आता है, तारीख पता लग गई थी किसी वजह से, तो उनको याद आता है कि आज मेरी पत्नी का 24वां जन्मदिन है, और एक उदास वायलिन भी बजा रहा है, वो भी इसी आश्रित में, इसी कोने में कहीं पड़ी होगी। ये 3 करुण क्षण, और ऐसे ही करुण क्षण फैंटेसिस और कुछ इंटेलेक्चुअल गपशप जिसने डिफेंस का काम किया, उसने बचाया इन लोगों को। वो कहते हैं कि जब इंटेलेक्चुअल कंपोनेंट आपके जीवन में रहते हैं, यानी बौद्धिकता होती है, बौद्धिकता का मतलब ये नहीं कि आप 50 किताबें पढ़ के, बौद्धिकता एक अलग कंपोनेंट है। जो किताबें तो बौद्धिकता से पैदा हुई है, किताबों ने बौद्धिकता को जन्म नहीं दिया है। तो ये जो बौद्धिकता है वो हमें बचाती है, मनुष्य को भीतर से एनरिच करती है। तो वो कहते हैं कि वो जो एक भाव था उसने बहुत संभाला कि आप, वो कहते हैं कि कला, अब उस कंसंट्रेशन कैंप में जहां गंदगी ही गंदगी, जहां पीड़ा ही पीड़ा, जहां लाशें ही लाशें, जहां आंसू ही आंसू, चीख ही चीख, करा ही करा, वहां कला, वो कहते हैं कि बेड को जरा खिसका देना, जरा सफाई कर देना, सब कला, वो सबको कला मानते हैं। वो कहते हैं कि कला तो इस बात से तय होती है कि वो आप उसको देखते कैसे हैं, किस चीज को कला आप कहते हैं। वहां पे वही कला थी हमारे लिए। उसके बाद शाम के टाइम में कभी कभी लोगों ने कुछ सुनाई, चुटकुले सुनाए, कुछ गप, कुछ पॉलिटिकल बातें ज्यादातर अफवाहों पे आधारित हुआ करती थी। कुछ जो कैदी जो कैपो के लेवल पे आ गए थे, जो लोगों को संभाला करते थे, वो लोग अपनी अपनी बातें किया करते थे। उसमें एक बहुत ही एक मर्डरस कैपो की बात वो करते हैं जो बहुत ही खतरनाक था, लेकिन वो प्रेम कविताएं लिखता था, तो अपनी बहुत घटिया प्रेम कविताएं सुनाई थी। और इनका कहना है कि वो जो कविताओं को सुनकर ऐसी हंसी आ रही थी कि उसको हंसी रोकने के लिए मैंने दांत से अपने होठों को तब तक काटा कि उस पीड़ा से हंसी रुक न जाए, क्योंकि अगर वो हंसी छूट जाती तो पक्का मर्डर होना था, फिर तो बचने का कोई उपाय नहीं था। तो उस क्षण में सोचिए कि वो हंसी रोक रहे हैं जान बचाने की भी, यानी कैसे। तो ये जो कंपोनेंट, इंटेलेक्चुअल कंपोनेंट है मनुष्य के भीतर की जो संज्ञानात्मक क्षमता है, कल्पनाशीलता है, जो उसका किलंगड़ापन है, उसका जो हास्य बोध है, वो कैसे उसको बचाता है। तो इस तरह से लोगों ने, जब मनुष्य के भीतर, वो कहते हैं कि जो सर्वाइव करते चले गए वैसे ही बचे। वो शुरू में ही वो कहते हैं एक जगह पे कि मैंने तय किया, आई विल नॉट रन इनटू वायर्स। रन इनटू वायर्स का मतलब कि बिजली दौड़ती थी
कटीले तारों में, मैं उसमें कूद के आत्महत्या नहीं करूंगा। तो वो अपने आप को पहला जो अर्थ खोजने की दिशा में जब बढ़ते हैं तो कहते हैं कि मैं वो नहीं करूंगा। दूसरे ये कि जो कुछ मैं अनुभव कर रहा हूं इसका एक अर्थ है, तो वहां से उनकी अर्थ की तलाश शुरू होती है और फिर वो एक थ्योरी के रूप में चीजें पहुंचती हैं। बात को थोड़ा कट करने की कोशिश करूंगा। मेरा ख्याल है एक बार इन्वॉल्व होने के बाद कहां से कितनी कितनी बातें आने लगती हैं उसका शुमार करना मुश्किल है। बहुत तो अच्छा लग रहा है सुनने में सभी को, बहुत तो अच्छा। जी जी मैं जी। कमेंट्स को मैं एकदम नहीं देख पा रहा हूँ, मैं शायद नहीं नहीं रिस्पॉन्ड कर पाऊंगा। नहीं, कमेंट सर मैं आपको, मैं जब क्वेश्चन आंसर के सेशन में मैं खुद बताऊंगी, आप अपना जी जी। तो फिर वो कहते हैं कि कैसे खुशी मिलती थी उसकी बात जो वो करते हैं। कहते हैं कि एक बार एक कैंप में ले जाया जा रहा था और तुम्हें लगा कि तुमको अंदाजा था कि ये जो है वो एक ऐसे कैंप की तरह जाने वाला जहां हमें मार दिया जाएगा, और वो एक ब्रिज से होकर गुजरता था, लेकिन उस ब्रिज से नहीं गुजरा, किसी और दिशा से निकल गया। जब उनकी गाड़ी निकल गई तब लगा कि अरे तो बच गए। और वो बहुत बीमार थे और वहां पे कोई भी गैस चैम्बर नहीं था, कोई आग लगाने वाली भट्टी नहीं थी, ऐसा कुछ नहीं था। इन लोगों को लगा कि चलो अब मृत्यु से थोड़ी देर की दूरी बन गई है, और लोगों ने उसका जश्न मनाया। वो जो हड्डियों का ढांचा भर बचे सारे लोग थे, सबको लगा कि अरे वाह। और तब देखिए उस मोमेंट में वो कहते हैं कि बीमार होने की भी खुशी होती है। प्राण है, मर नहीं रहे हैं, मृत्यु से दूर, बीमार है लेकिन मृत्यु से दूर है। मैं कोविड के कॉन्टेक्स्ट में इस बात को जोर से कहूंगा, हर बीमारी मृत्यु तक नहीं ले जाती है। मृत्यु और उसके बीच में जैसा भी है आपका समाज है, आपके परिवार के लोग हैं, आपके दुनिया के लोग हैं, जैसी भी आपकी सरकार है, देर से ही सही ऑक्सीजन पहुंचाने की कोशिश करती हुई सरकार, लेकिन कुछ कोशिशें चल रही हैं। कम वैक्सीन इसलिए, लेकिन वैक्सीन दिया जा रहा है। और जैसे भी हैं डॉक्टर, भाई हम डॉक्टर को गालियां बहुत सुननी पड़ रही हैं, तो लेकिन जैसे भी हैं डॉक्टर, वो पीपीई किट में बंद होकर पसीने पसीने बीमार पड़ते हुए अपनी जान देते हुए आपकी जान बचाने में लगे हैं। तो मृत्यु और आपके बीच में बहुत सारे लोग हैं, यानी बीमार होना मृत्यु को पा लेना नहीं है। मृत्यु दूर है, जीवन है, और आप निकल कर फिर से आप एक नया जीवन शुरू कर सकते हैं। अगर इस हालत में ये हड्डियों के ढांचा वाले लोग शुरू कर सकते थे, आपके पास तो फिर भी आपका परिवार है, समाज है, देश है, दुनिया है, सब कुछ है। दूसरा वो एक बहुत अनोखी बात वो याद करते हैं। कहते हैं कि जब लड़ाई खत्म होने लगी थी और रेड क्रॉस की गाड़ियां आ गई थी, तो वो गार्ड जो बहुत खतरनाक हुआ करते थे, उन्होंने पार्टी बदल ली। वो हम लोगों से अच्छा बोलने लगे, मीठा से बोलने लगे। उनको लगा कि शायद यही लोग हमारी तारीफ कर देगा कि इसने बड़ी मदद की थी तो हमको कोई नहीं मारेगा। कैसे दुनिया बदलती है। लेकिन जब वो लौट के आते हैं तो उन्हें वो चेहरे याद आते हैं जिन्होंने बहुत ही स्नेह से, प्रेम से, दया से, ममता से, दुलार से इन लोगों को संभालने की कोशिश की थी वहां पे। ये दरअसल वही चीजें याद आती हैं, कटुताएं निकल जाती हैं जब वो बाद में लौट के काम करते हैं। तो वो अपने दुखों के वर्णन में बहुत सारी बातें कह जाते हैं, लेकिन अगर उनकी स्मृति में जो छलछलाता हुआ, छलकता हुआ चेहरा जो है, प्रपात की तरह बहता हुआ चेहरा, वो उस डॉक्टर का है जिसको विक्टर फ्रैंकल एक मोमेंट में कहते हैं कि भाई ये मेरी वसीयत रही, मौखिक याद कर दो। क्योंकि वो डॉक्टर था, डॉक्टर होने की वजह से थोड़ी सहानुभूति इनके साथ थी उसकी। तो कहते हैं कि मेरी बीवी को इसको अगर मिलेगी तो ये बता देना। और वो अपनी कुछ बातें शेयर करते हैं, और वो कहते हैं बाद में कि वो डॉक्टर कहाँ है मैं नहीं जानता हूँ, सब कुछ खो चुका हूँ। जो वसीयत जिसके लिखी थी वो वसीयत भी कहाँ पहुंचनी है क्या, लेकिन वो क्षण को नहीं भूलते हैं, वो मार्मिक क्षण। कहने का मतलब ये कि आप विकट से विकट परिस्थितियों में, सारे संकट में, अगर आपके भीतर सहनशीलता विकसित करते हैं, आप सह लेते हैं, अपनी संज्ञानात्मक क्षमता, अपनी बौद्धिकता, अपनी कल्पनाशीलता, अपनी रचनाशीलता को आहूत करते हैं, तो आप कल्पना ही नहीं कर सकते हैं कि आप कितनी आसानी से
उस समुद्र से निकलकर बाहर आ सकते हैं मोती लेकर जिसमें आपको फेंक दिया गया। इस छोटी सी यात्रा के बाद मैं कुछ 2-4 बातें करूंगा उस लोगोथेरेपी जिन्होंने थेरेपी जो दी थी उस थेरेपी के बारे में बात करूंगा। वो ये है कि वो कहते हैं कि इसमें 2-3 बातें महत्वपूर्ण हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये है कि हर इंसान के भीतर कुछ कोर प्रॉपर्टीज होती हैं। पहले तो ये कि हर किसी के भीतर एक हेल्दी कोर होता है, हर व्यक्ति के भीतर एक हेल्दी कोर होता है। महेश पुनेठा जी का दिख रहा है कि सरकार से सवाल तो करने ही पड़ेंगे, बिल्कुल पूरा समाज सवाल कर रहा है और पूरा देश सवाल कर रहा है, वो करेगा ही। सरकार से सवाल ही नहीं पूछेगा, सरकार को मौका पड़ने पर जवाब भी देगा। लेकिन मैं सरकार के विषय पे बात करूं, ये मेरा चूंकि विषय नहीं है, इसलिए मैं संकेत में उस तरफ कुछ कुछ कह के मैं आगे बढ़ना चाहूंगा। तो हर इंसान के भीतर एक हेल्दी कोर होता है। दूसरी बात यह है कि हम एनलाइटन कर सकते हैं दूसरे को। हेल्दी कोर का कैसे इस्तेमाल करो इसके लिए, मतलब ये कम्युनिकेट हो सकता है, वो उसको जगाया जा सकता है। और तीसरी बात ये कि जीवन हर किसी को पर्पस जरूर देता है। लाइफ सवाल पूछता है आपसे, आपको उत्तर देना है, और जीवन सवाल पूछेगा, बारहा पूछेगा, और जीवन उत्तर भी देता है। जीवन के भीतर ही उत्तर भी होते हैं। जीवन सरकार नहीं है कि वो आपके सवालों कि वो आपसे सवाल पूछ दे और उत्तर ना दे, नहीं, जीवन में सवाल भी हैं और जवाब भी हैं। तो ये 3 बहुत उसके जो कोर प्रॉपर्टीज हैं ह्यूमन बीइंग के भीतर, ये उसको इस लायक बनाते हैं कि वो लोगोथेरेपी उसके साथ की जा सके। लोगोथेरेपी का मतलब ये नहीं है कि बीमार आदमी को कोई चिकित्सा हो रही है। लोगोथेरेपी एक ऐसी पद्धति है कि आप अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इंप्रूव करने का काम कर सकते हैं उसके एप्लीकेशन से। तो बहरहाल, तो कैसे करते हैं, कैसे हम अपने अर्थ को पाने की कोशिश कैसे करते हैं? तो कहते हैं कि 3 चीजें होती हैं। पहली चीज तो ये कि आप कुछ करते हैं, क्रिएट करते हैं, कोई काम करते हैं। जब तक आप कुछ करेंगे नहीं, जब तक कोई रचनात्मक काम में अपने को लगाएंगे नहीं, तब तक कैसे आप अर्थ तक पहुंचेंगे, कैसे आपके जीवन में कोई नया अर्थ आएगा? तो एक कोई ना कोई एक रचनात्मक काम को चुनने की जरूरत है। ऐसे मौके पे मैंने अपने जीवन में उसको उतारने की कोशिश की है। जब भी ऐसी चुनौतियां आई हैं जीवन में मैं अपने मन में कुछ ना कुछ सोचता हूँ कि कैसे, ठीक है, हम इन परिस्थितियों को नहीं बदल सकते हैं, इस खालीपन को, इस संकट को, इस बीच में क्या और अच्छा कर सकते हैं? कौन से किताब पढ़ सकते हैं, या कौन सा कुछ क्या लिख सकते हैं, कैसे कैसे सोच सकते हैं, पॉइंट्स नोट कर सकते हैं, लोगों से बात कर सकते हैं, कुछ सीख सकते हैं, कुछ सुन सकते हैं। तो ये कुछ कुछ है, सब क्रिएटिव काम है। ट्रांसफॉर्मेटिव लर्निंग से महाकाव्य लिखने तक सब क्रिएटिव काम है। तो ये आप इसमें से कुछ भी ऑप्ट कर सकते हैं। आपको लोगों से मिलना, लोगों से बात करना, संवाद करना, ये दूसरा मेथड है। आप तो लोगों से मिलेंगे नहीं, आप संवाद नहीं करेंगे, तो फिर बदलाव आप में नहीं आएगा। और तीसरी बात ये कि एक एटीट्यूड डेवलप करना लाइफ के प्रति। ठीक है, सफरिंग अनअवॉइडेबल है, क्या फर्क पड़ता है, ठीक है, हम उसको सहेंगे, बावजूद इसके हम एक नए अर्थ तक अपने आप को ले जाने की कोशिश करेंगे। मुझे श्रीकांत वर्मा की वो महान प्रसिद्ध पंक्तियां याद आ रही हैं कि चाहता तो बच सकता था, मगर कैसे बच सकता था, जो बचेगा कैसे रचेगा। विक्टर फ्रैंकल चाहता तो बच सकता था, अमेरिका चला जाता, बच सकता था, मगर जो बचेगा कैसे रचेगा, उसे रचना था कुछ, इसलिए वो नहीं बचा। तो ये अपने आप को अवॉइड नहीं कर सकते आप, परिस्थितियों में उतरना, उसको झेलना, सहना, और अपने आप को उसके हिसाब से ढालने की कोशिश करना। विक्टर फ्रैंकल की जो थ्योरी है उसमें 5-6 चीजें महत्वपूर्ण हैं। उनके जो एजम्पशंस हैं, उनकी जो अवधारणाएं हैं, उसमें ये कि हम जो हैं वो एक शरीर तो हैं, एक मन भी है, एक माइंड भी है, जो एक साइकोलॉजिकल एंटिटी है, लेकिन एक आत्मा भी है। ये तीनों तत्व के होने को वो मानते हैं। वो दूसरी बात मानते हैं कि लाइफ
हैज मीनिंग इन ऑलमोस्ट ऑल सर्कमस्टांसेस। जीवन में जहां भी जाएंगे उसका एक अर्थ होगा। तीसरी बात जो मानते हैं, विल टू मीनिंग, यानी एक मोटिवेशन, एक ड्राइव आपके भीतर हमेशा एक इच्छा अर्थ तक जाने की होती है, उसको पहचानने की जरूरत है। चौथी बात, फ्रीडम टू फाइंड मीनिंग, नो वन कैन टेक अवे दैट फ्रीडम। ये हमेशा आपके साथ है। वो जो है कि अर्थ तक पहुंचने की जो स्वतंत्रता है वो है। हो सकता है कि आप बहुत बुरी परिस्थिति में आप किसी के खिलाफ कोई चीज लिखते हैं, नहीं प्रकाशित होती है, आपने कह दिया, वो मौका आएगा चीजें फिर प्रकाशित होंगी, लेकिन आपको कहने का अधिकार आपके पास हमेशा है। तीसरी बात जो कहते हैं कि मीनिंग ऑफ द मोमेंट, क्योंकि क्या है, वो मानते हैं कि जब वो क्षण आता है, जब आपको फैसला करना है, तो आप जो उचित है उस फैसले पर ध्यान दें। और औचित्य वो कहते हैं कि कुछ चीजें होती हैं जो मनुष्यता के दृष्टिकोण से उसका औचित्य होता है, कुछ सामाजिक मूल्यों के हिसाब से, सांस्कृतिक मूल्यों के हिसाब से, क्योंकि मनुष्य इंडिपेंडेंट एंटिटी नहीं है, तो उसको उस कॉन्टेक्स्ट में, उस पूरे संदर्भ में एक फैसले तक पहुंचने की जरूरत होती है। और आखिरी बात जो कहते हैं कि एवरी इंडिविजुअल इज यूनिक एंड इररिप्लेसेबल, हर आदमी अनोखा है और उसको आप रिप्लेस नहीं कर सकते। ये जो फीलिंग है, ये जो बात है, बहुत महत्वपूर्ण है। वो जो एक कील ठोक रहा है कहीं, वो जो एक कील उखाड़ रहा है, वो जो एक कविता लिख रहा है, वो जो एक कविता छाप रहा है, वो जो एक कविता बेच रहा है, वो जो कविता खरीद रहा है, वो जो पढ़ रहा है, हर इंसान, किसी को आप रिप्लेस नहीं कर सकते। धरती पर जो आ गया वो सब महत्वपूर्ण है, एक एक व्यक्ति महत्वपूर्ण है। इस बोध में अपने आप को ला पाना, इस एहसास में अपने आप को ला पाना, जैसे ही आप वहां पहुंचते हैं चीजें बदल जाती हैं। और जो मैंने शुरू में कहा था कि लोगोथेरेपी की प्रैक्टिस बहुत डिफिकल्ट नहीं है, बहुत आसान है, तो मैं जो उनकी 2-3 बातें थी, तो मैं उसको 3 लाइन में मैं कह के अपनी बात समाप्त करने की कोशिश करूंगा, एक छोटी सी कहानी सुना करके। कि वो कहते हैं कि जो एक मेथड है वो ये है, कहते हैं डी रिफ्लेक्शन। वो ये है कि आपकी कोई बड़ी परिस्थिति है, बीच में आप फंसे हैं, तो आप उससे कैसे अपने आप को डी रिफ्लेक्ट करें, ये महत्वपूर्ण है। जैसे वो कैंप में अगर हमेशा वो आप टॉर्चर से गुजर रहे हैं और सर पे आप गंदगी चीजें उठा के लेके चले जा रहे हैं, आपका बहुत दुख रहा है, लेकिन कैसे अपने आप को उससे बचा सकते हैं, कैसे उसे दूर कर सकते हैं। एक छोटा सा उदाहरण फिर कैंप के लाइफ से दूंगा कि एक डॉक्टर कलीग था इसका, विक्टर फ्रैंकल का, वो इसके कैंप में, जो कि अलाउड नहीं था, तब भी वो चोरी छुपे घुस जाता है और घुस के वो कहता है कि देखो यार, जान अगर बचानी है तो अपने को स्मार्ट बना, कोशिश करो जो मिले, जैसा भी लोहा कांच जो मिले, बाल थोड़ा काट काट के गाल चिकना रखो। एक दूसरी चीज, कहीं भी दर्द हो, कोई दर्द हो, अपने को खड़ा रखने की कोशिश करो, सीधा चलने की कोशिश करो, उसको लगे कि तुम बीमार हो नहीं हो, यानी तुम बेकार नहीं हो, तभी तुम जिंदा रहोगे। यानी जो है उससे अपने को, मेरा ख्याल सूत्र वहां से मिला, कैसे अपने को डी रिफ्लेक्ट करें। दूसरी चीज कहते हैं वो पैराडॉक्सिकल इंटेंशन, यानी जो चीज आपको परेशान करती है उसके लिए आप इंटेंशन डेवलप कीजिए। मैं एक यहाँ पे आलोक धनबाद जी से हम सभी परिचित हैं। आलोक धनबाद जी हमेशा कहते हैं, उनको फोबिया है कुत्ते को लेकर के, सभी जानते हैं, जितने भी कविता लिखने वाले साहित्य के लोग हैं सभी जानते हैं, आलोक से जो मिले हैं, यार मैं हमेशा बोलते हैं, यार मैं मरने से नहीं डरता, कुत्ते से डरता हूँ। अच्छा, वो कहते हैं तो इतनी हंसी सबको आती है। दरअसल अब मैं जब मैं इनकी किताब पढ़ रहा था और ये जब मेथड पे मैं सोच रहा था, मुझे लगा कि आलोक जी अपने उस फोबिया की चिकित्सा कितनी खूबसूरती से करते हैं। पैराडॉक्सिकल इंटेंशन, वो एक खास तरह का, अपने उस डर को एक खास तरह के ह्यूमर से, एक खास तरह के रिडिक्यूल से उसको उड़ाने की कोशिश करते हैं। मैं मरने से नहीं डरता हूँ, कुत्ते से डरता हूँ। तो अब देखिए, उसका जो भी हंस देते हैं, सबको हंस देता है, उसका हो गया, डर खत्म हो गया। तो ये एक बहुत अच्छा उदाहरण है जो कि मुझे बहुत महत्वपूर्ण लगा। देखिए, हर बड़े आदमी के जीवन में, आलोक जी बहुत बड़े कवि हैं और कई बातें बड़े लोगों से सीखने को मिलती हैं, उनकी छोटी छोटी बातों में भी। हमेशा वो कई बार फोन पे बात करते हैं तो जो वाक्य ऐसे ऐसे बोलते हैं कि लगता है कि बस उसको नोट कर लो तो कविता बन जाए।
और कविताएं वो कम लिखते हैं, अभी अलग बात है। खैर, और तीसरा जो मेथड वो है सोक्रेटिक डायलॉग। सुकरात के पहले जितने पढ़ाने वाले थे वो सब, जैसे मैं प्रवचन दिए जा रहा हूँ, प्रवचन दे दिया करते थे, लेकिन सुकरात ने जो टेक्निक बनाई वो टेक्निक में था कि नहीं उसमें संवाद होगा, यानी अगर किसी ने सवाल किया तो सवाल के भीतर से जवाब निकलेगा। और मजे की बात यह है कि पूरी साइकोथेरेपी, पूरी काउंसलिंग, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, सब में ये सिद्धांत एप्लीकेबल है, इंक्लूडिंग दिस लोगोथेरेपी कि ये जो भी आप सामने वाला आदमी उसके जीवन की जो समस्याएं हैं उसके अपने बारे में बात करेगा, थेरेपिस्ट का काम है उसको असिस्ट करना, उसको हेल्प करना कि भाई तुम्हारा समाधान इसी के भीतर है। हम जब अपने क्लिनिक में बात करते हो कभी नहीं किसी को कहते कि तुमको तुम्हारी समस्या का समाधान चांद से आएगा, सितारों से आएगा, नहीं। वो समस्या का समाधान उसके जीवन से आएगा, उसकी बातों से ही आएगा। तुम क्या क्या रास्ता निकाल सकते हो और क्या क्या रास्ता हो सकता है। तुमसे कोई पूछता कि ऐसे फंस गए तो तुम क्या करते। थेरेपिस्ट का काम इतना ही है और ये काम कोई भी कर सकता है। डी रिफ्लेक्शन सिखाना कि कैसे डाइवर्ट करो, बहुत कठिन काम नहीं है। पैराडॉक्सिकल इंटेंशन, या आप जिसमें पढ़े हैं आप उसी चीज में घुसिए, उसे डरिए मत और उसका मजाक उड़ाइए, खत्म हो जाएगा डर वो। और तीसरा ये कि एक सोक्रेटिक डायलॉग, यानी वो संवाद जिसमें आप बातचीत करते हैं और जो उसकी बातें हैं उसी बात का इस्तेमाल करके आप मित्रों, इसके साथ मैं एक छोटी सी कहानी से बात खत्म करने की कोशिश करूंगा कि अगर मीनिंग सामने हो तो आदमी नहीं मरता है, नहीं तो मर जाता है। वो कहता है एक जगह पे कि एक गार्ड उसके पास आया, उसने कहा कि मैंने एक सपना देखा है कि 13 अगस्त 45 को युद्ध खत्म हो जाएगा। और इनसे बात करते करते उन्होंने कहा कि ठीक है, तुमने सपने में देखा, अच्छा। और ये कहते हैं विक्टर फ्रैंकल कि जैसे जैसे 13 फरवरी नजदीक आया, युद्ध के खत्म होने की खबर नहीं आ रही थी, वो बीमार पड़ता गया और फाइनली 13 अगस्त को आदमी मर जाता है। और इसके बरक्स वो जो गार्ड था वो ब्लैक था। मैं इसीलिए मैं नेल्सन मंडेला का नाम अचानक मेरे दिमाग में आया कि नेल्सन मंडेला के सामने क्या था। नेल्सन मंडेला के सामने भी पता नहीं था कि आगे क्या होने वाला है, लेकिन उनके भीतर की जो इंटेलेक्चुअलिटी थी, उनके भीतर का जो स्वप्न था, उनके भीतर की जो कल्पना थी, उनके भीतर की जो रचनाशीलता थी कि हमें रचना है नया संसार, वो उनके भीतर जीवित थी और वो भविष्य में अपने को प्रोजेक्ट कर रहे थे। उनके सामने भविष्यहीनता नहीं थी। भविष्यहीनता मनुष्य को मार देती है, तो भविष्यहीनता नहीं थी। उस ब्लैक गार्ड के पास भविष्यहीनता आ गई थी, वो मर गया। इसके बाद भविष्यहीनता नहीं थी, वो जिंदा रह गया। जयपुर के कई मित्र इसमें दिख रहे थे। जयपुर की एक घटना सुना के बाद खत्म करूंगा। वहां एक प्रसिद्ध मनोचिकित्सक है डॉक्टर शिव गौतम। मैं अभी जयपुर गया था, मनीषा कुलकर्णी जी ने कार्यक्रम कराया था कथा कहन, तो मुझे उसमें एक दो सत्र में कुछ बातें रखनी थी। मैं कहानियां वानियां लिखता नहीं हूँ, लेकिन मुझे जो बातें कहनी थी वो, और कहानियां मेरी औकात से बाहर है। पता नहीं कैसे लोग बड़ी बड़ी कहानियां उपन्यास लिख लेते हैं, मैं तो रच ही नहीं सकता कहानियां उस तरह से। तो खैर मैं गया था उसमें कार्यक्रम में, बहुत अच्छा कार्यक्रम हुआ था और अनोखा था अपने तरह का। देश में मेरा ख्याल है इस तरह का पहला वर्कशॉप था इतना इंटरैक्टिव। तो मैं वहां से एक दिन फूट करके चला गया डॉक्टर शिव गौतम से मिलने। इसलिए मिलने चला गया था कि योगेंद्र राहुल जी का एक सवाल है, आप जरूर इसको नोट कीजिएगा, हम लोग इस पे बात करेंगे। वो ये था कि शिव गौतम से मिलने गया तो शिव गौतम जी 51 दिनों तक आईसीयू में रहे। उनको कोविड हुआ था और 50 दिन से ज्यादा उनको आईसीयू में रहना पड़ा, बहुत हाई फ्लो ऑक्सीजन पे रहना पड़ा। जब मैं उनसे मिला तो हम लोग दोनों एक दूसरे को देखकर रो रहे थे और मैंने पूछा सर कैसे आपने मैनेज किया। बोले यार मैंने कॉपी कलम का इंतजाम कर लिया था, जब थोड़ा मौका मिले कुछ जो मन में आया मैं लिखता था। अब मुझे हमेशा बच्चे याद आते थे घर के, मुझे लगता है कि मुझे बच्चों से मिलना है। मुझे लगता है कि मैंने कई काम जो छोड़े, मैं काम को मुझे पूरा करना है। फिर जब मैं कुछ पॉइंट्स नोट मैंने कर लिया, मुझे लगा कि मैं ठीक होकर जाऊंगा, तब मैं इस अनुभव को लिखूंगा और ये बाकी लोगों के काम आएगा। तो ये चीजें थी जिसने मुझे बताने की कोशिश की।
और इससे मुझे बहुत मदद मिली उसमें, उस पूरे संकट से निकलने में। तो मित्रों, कठिन तो होता है ऐसा सब कुछ कह पाना जितना आसान है। 150-200 पेज की किताब में कुछ कह देना, पन्नों से गुजर जाना अलग अनुभव है, लेकिन 3 साल उस यातना के भंवर में फंसकर भविष्य के बारे में कोई अनुमान नहीं, कोई अंदाजा नहीं क्या होगा, इस अनिश्चय की स्थिति में अपने आप को बचा पाना एक बहुत बड़ा अनोखा प्रयोग है और सफल प्रयोग है। और मेरा ख्याल है कि इसका मिनिएचर लेवल पे उसका इस्तेमाल अपने जीवन में हम लोग सभी कर ही सकते हैं। इसी के साथ मैं अपनी पता नहीं मैं कितना बोल के आप लोगों को मैं इसको खत्म करता हूँ। और अब ओवर टू रश्मि जी, उनके सवाल। हाँ जी, बहुत बहुत धन्यवाद विनय कुमार जी, आपने जो बातें रखी वो इतनी मेरे प्रिय लेखक बहुत ही बारीक बुनावट करते हैं, बहुत गंभीर प्रश्न उठाते हैं, उनको बहुत बहुत प्रणाम कि आप इस साइकियाट्रिस्ट की बकबक इतनी देर सुनते रहे। आपने इतने अच्छे से अपनी बातें रखी हैं कि वो लगातार टिप्पणियों से मुझे पता चल रहा है कि बहुत अच्छे से वो हो रही है कन्वे, तो उस पर तो मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है। बहुत एक एक बात बहुत इंपॉर्टेंट थी। बस मैं खाली क्वेश्चन आंसर सेशन शुरू करने से पहले एक ही बात को बोल्ड में लिख ले रही हूँ, बाकी सारी बातें भी उसी तरीके से हैं, उतनी ही इम्पोर्टेंट, कि वो बोल रहे हैं कि अगर हम बीमार हैं या हम कितनी भी बुरी कंडीशन में हैं, उसके और मृत्यु के बीच में बहुत सारी चीजें हैं। एक तो जिस अंदाज में वो लिखी है उन्होंने, विक्टर फ्रैंकल ने, उन्होंने उस अंदाज में तो कहा ही कि उसको एक इस अंदाज में कि मृत्यु के बीच में, मृत्यु और हमारी एडवर्स सिचुएशन के बीच में बहुत कुछ होता है, बट वो संकेत में ये भी कहे गए कि इसके बीच में बहुत सारा सपोर्ट सिस्टम है, समाज है, डॉक्टर है, सरकार है। तो फिलहाल जो ये एक बहुत बुरा वक्त है, फिलहाल जो ये बहुत बुरा एक वक्त है, वो ये कह गए कि उसमें जितनी भी मदद आपके पास पहुंच रही है उसको बहुत पॉजिटिवली लेना और एक भरोसा बनाए रखना कि लोग हैं, मतलब एक व्यवस्था रन कर रही है तो कहीं ना कहीं से मदद आएगी। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि उनकी पूरी बातचीत में एक अंडरटोन में एक आस्था, एक भरोसा इस समय, मतलब भरोसा बनाए रखना सिस्टम में, चाहे वो हेल्थ केयर सिस्टम में, चाहे कुछ है। बहुत कैजुअल वो कह दिया, जैसे भी है डॉक्टर, जैसी भी है सरकार, बट मुझे लगता है कि इस समय उनका ये स्टैंड है कि इस समय हमें भरोसे की भी जरूरत है कि फिलहाल तो ये जर्जर जैसा भी जहाज है, अभी तो समुद्र इसी के सहारे पार होगा। तो उसके लिए हमें अपनी मानसिकता वगैरह में जो चेंज लाने हैं, शायद उसकी तरफ भी उन्होंने इशारा किया। तो सर हम प्रश्न उत्तर लेना शुरू करते हैं। तो मैं आपकी स्क्रीन में भी देती जाऊंगी प्रश्न और मैं पढ़ती भी जाऊंगी एक एक करके। तो योगेंद्र आहूजा जी का प्रश्न, एक जिज्ञासा, बहुत से नाजी कमांडर जो कैंपों में कैदियों पर अमानुषिक अत्याचार करते थे, वे अपने घर परिवार में एक सामान्य पति, स्नेहिल पिता, भले मानस थे। इस गुत्थी की क्या मनोवैज्ञानिक व्याख्या है? और इससे पहले इन्होंने ये भी लिखा है कि बहुत समृद्ध बनाने वाली बातें, मैं आभारी हूँ आपका। जी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। दरअसल 2-3 चीजें होती हैं। पहली बात तो ये है कि जब आप, अगर हम, क्या है कि वो मनोविज्ञान को हम अलग से सिर्फ काट के नहीं देख सकते हैं। दरअसल मनुष्य का मन जो होता है वो समाज में ही विकसित होता है, यानी मनुष्य का मन उसका समय भी करता है, मनुष्य के मन को उसका समाज भी करता है, परिस्थितियां भी करती हैं। तो जो उनके सिक्योरिटी सर्विसेज में या जो गेस्टापो में जो लोग सब थे, मुश्किल बात ये होती है कि एक पहली बात तो ये है कि हिटलर ने जो माहौल बनाया था कि ये सब को हमको खत्म करना है, ये सब शुद्ध नहीं है, हम शुद्ध हैं, तो ये जो एक कन्विक्शन पैदा किया, इसने एक तरह की एक तरह का सोचने समझने के सिस्टम में, कन्विक्शन में ये बातें डाल दी लोगों की। तो जर्मन जो काम कर रहे थे सबके कन्विक्शन में ये बात आ गई, पहली बात। दूसरी बात ये कि कंडीशनिंग,
क्योंकि जो मानक तय किए गए कैंपों में व्यवहार के और उस पर उनकी अपनी सफलता निर्भर थी, तो उनको वैसा ही व्यवहार करना था और उनको अपना प्रमोशन चाहिए था। तीसरी चीज कि वहां पे लूटपाट मची थी, तो कैसे डाकू होते हैं, चोरी करके ले आते हैं और फिर कहीं से लूट के लाते हैं और फिर घर परिवार के लोगों को कहना वही देते हैं, अपनी पत्नी को देते हैं। तो एग्जैक्टली वहां वो वही माहौल था। तो एक तरह की वो एक कंडीशनिंग होती है, कंडीशनिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल मैकेनिज्म है। तो एक खास तरह की कंडीशनिंग उन पर होती है, मेंटल कंडीशनिंग। उस कंडीशनिंग ने भी उनको उस तरह से बना दिया। और महत्वपूर्ण बात यह है कि जैसे जो कहा था कि हर इंसान के भीतर एक अच्छा वाला गुण होता है, हर इंसान के भीतर एक बहुत महत्वपूर्ण उसका एक अच्छा एक गुड कंपोनेंट, जो एक अच्छा ह्यूमन बीइंग होता है, सबके भीतर होता है। बाकी चीजें आदमी लर्न करता है, बुराइयां लर्न करता है। कोई भी बच्चा बुरा पैदा नहीं होता है, कोई भी बच्चा क्रिमिनल पैदा नहीं होता है। वो एक सोशल कंडीशनिंग से चीजें बदलती है। अगर कभी हिंसा पे अगर कोई बात हो, उसके थ्योरीज में ये बातें साफ रूप से आती हैं। क्योंकि रूसो मानते थे कि नहीं, हर इंसान को देवता ही पैदा होता है, महान पैदा होता है, अच्छा पैदा होता है, निर्दोष पैदा होता है, परिस्थितियां बदलती हैं। तो मेरा ख्याल है कि जो गेस्टापो के जो लोग थे या जो टॉर्चर करने वाले लोग थे, वो घर में अच्छे इंसान के रूप में, अच्छे पिता के रूप में सब थे। तो दरअसल वो उस अच्छाई उनकी बनी रहे, परिवार उनका चलता रहे तूफान में, इसके लिए वो उनके लिए कमाने का वो एक माध्यम था, एक लर्न बिहेवियर था, सीखा हुआ था, एक तरह की कंडीशनिंग थी। क्योंकि जैसे ही युद्ध में जब हारने लगते हैं, वो वही आदमी जो विक्टर फ्रैंकल कहते हैं कि वो अचानक बदल गया, उसका व्यवहार हम लोग के प्रति मीठा हो गया और वो अच्छी बातें करने लग गया, करुणा उसके अंदर छलकने लगी। वो दिखता था, विक्टर फ्रैंकल कई बार कहते हैं कि उसके लोगों के अंदर दिखता था, लेकिन तब तक क्या है कि जो मनुष्य की जो साइकोपैथोलॉजी है, वो कई बार समय में दुनिया में जो चल रहा होता है उससे है। जैसे अभी एक जमाने में बच्चे माँ बाप की बात हमेशा माना करते थे और डेलिंक्वेंट बिहेवियर ना के बराबर था। आज की तारीख में डेलिंक्वेंट बिहेवियर बहुत ज्यादा है। बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर एक खास साइकियाट्रिक कंडीशन होता है जिसकी पर्सनालिटी क्या कल्पना कर सकते हैं बहुत सारे हमारे सिनेमा में काम करने वाले लोग, या जो शाहरुख खान था उसमें काका किरण वाला कौन सी फिल्म थी उसमें, तो वो जो कैरेक्टर है वो बेसिकली उस तरह के लोग जो पर्सनालिटी डिसऑर्डर वाले होते हैं, वो पहले कम दिखते थे, समाज की परिस्थितियां अलग थी। तो अभी जब एक मनुष्य की आजादी, मनुष्य जो कुछ चाहे वो करने की आजादी, परसूट ऑफ प्लेजर, ये सारी थ्योरी जब एस्टैब्लिश हो गई समाज में, तो क्या है कि उस तरह के पर्सनालिटी डिसऑर्डर से केसेस बढ़ने लग गए। तो ये मेरा ख्याल है कि वो उस समय मनुष्य उसके भीतर अच्छा रहा, लेकिन जो नौकरी थी, उनके मानक और जो माहौल और कंडीशनिंग, इन चीजों ने उनको बुरा बना दिया था। जी जी, ये आलोक टंडन जी का सवाल है, इज मीनिंग इज प्री गिवन and we have to only recognize it, or there is no externally given meaning to life but we can create our own meaning? नहीं, life is not, इसके साथ any meaning is not pre-given. It's a dynamic process. The way you progress, जैसे बाकी लोग भी हिंदी में ही बोलता हूँ, जो बहुत लोग होंगे मेरे जैसे लोग, क्या है कि पहले से कोई मीनिंग नहीं दिया जाता, कोई तय मीनिंग नहीं होता है किसी के जीवन में भी। वो एक डायनेमिक प्रोसेस है, वो एक गतिशील प्रोसेस है कि आप जीवन में जैसे जैसे जिएंगे, आपके सामने जीवन में सवाल पैदा होते जाएंगे और उनके बीच से आप अर्थ ढूंढते चले जाएंगे। इसलिए वो एक प्रोसेस है। इसीलिए वो कहता है कि भाई आपको मैं मीनिंग नहीं दे रहा हूं, क्या मीनिंग ढूंढना है वो नहीं दे रहा है, आपको अपना मीनिंग ढूंढना, ये प्रोसेस है, इसमें आपको एंटर करना है। तो मीनिंग प्री गिवन तो नहीं है, किसी का मीनिंग प्री गिवन नहीं होता है। कुछ चीजें जो शाश्वत सत्य की तरह हैं, वो तो वर्तमान रहती हैं और उनको मीनिंग नहीं कह सकते हैं। मीनिंग तो वो आपके लिए है जो आप ढूंढ के निकालते हैं। इस क्षण का अर्थ ये और इस रोटी का अर्थ ये। मंदिर में आज फूल गिरा तो किसी ने भगवान का आशीर्वाद समझा, किसी ने समझा कि भाई ऊपर से जो एक चिड़िया उड़ के गई थी उसके पंख की हवा से फूल गिर गया। तो आप कैसे अर्थ निकालते हैं, बात उसकी होती है। या पुजारी ने ऐसी सेटिंग रखी है जिसने पैसे ज्यादा दिए उसके लिए फूल गिरा दिया, तो वो आपके देखने की चीजें हैं और उससे अलग अलग अर्थ निकाल सकते हैं। फ्रैंकल भी बोलते हैं ना कि जो अर्थ आप अपने आप निकालते हो अपने लिए, खुद अपनी वो ही आपको सार्थकता देता है, वो भी ये कहते हैं। जी, एक ये प्रश्न भी इनका ले लीजिए।
Is logotherapy practiced in India? हाँ, लोगोथेरेपी एक बड़े मजे की बात यह है कि लोगोथेरेपी के कंपोनेंट्स लगभग सारे तरह के साइकियाट्रिक प्रैक्टिस में अपने आप आ जाते हैं जी। वो बड़े आसानी से बिना कुछ किए हुए। तो एक वो चीजें अपने आप आ जाती हैं, लेकिन अगर कई बार जो अनएम्प्लॉयड लोगों के लाइफ में यंग कैंसर पेशेंट्स हैं उनके लिए या फिर जो मुमुक्षु गृह में पड़े हैं उनके लिए, तो ऐसे लोगों के लिए ये खास तौर से एप्लीकेबल है कि वहां पे चीजें जो लगता है कि अब इलाज नहीं मिल रहा है कुछ या नहीं बचेंगे, ऐसी परिस्थिति में कुछ चीजें महत्वपूर्ण है वो। तो वो ये दोनों कुछ खास यहाँ पे इसका इस्तेमाल इंडिकेटेड है, और बाकी तो सारी साइकोथेरेपी में इसके कंपोनेंट्स पाए जाते हैं। तो प्रैक्टिकली कुछ कंडीशन पे इंडिकेटेड है, कुछ में नहीं उस तरह से डायरेक्टली। सर ये मिला हुआ क्वेश्चन है दोनों। विक्टर फ्रैंकल द्वारा इजाद की गई पद्धति लोगोथेरेपी फ्रायड की पद्धति मनोविश्लेषण साइको एनालिसिस से किस प्रकार अलग है? कृपया से कुछ और स्पष्ट कीजिएगा। दरअसल फ्रायड की जो पद्धति है मनोविश्लेषण, वो इस मायने में अलग है क्योंकि वो तो उनका प्रोसेस कंप्लीटली अलग है। एक पहली बात तो एक सैद्धांतिक की, दूसरी बात है कि वो प्रोसेस की। इनके प्रोसेस में मैंने जो 2-3 बातें बताई, ये बहुत ही कह सकते हैं कि मतलब पुअर मेंस टेक्निक कह सकते हैं। फ्रायड की टेक्निक है वो बहुत ही, उसमें उसको कह सकते हैं कि अमीरों की पद्धति है। अब जब इसको मैं थोड़ा एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि इसमें जो कुछ भी हम करते हैं लोगोथेरेपी में, इसमें समय भी कम लगता है। इसमें आप थेरेपिस्ट को बहुत ज्यादा बातें नहीं करनी है, उसके जीवन की कहानी सुननी है और उसमें संकेत से कुछ चीजों में हेरफेर करनी है। इसमें जो साइकोथेरेपिस्ट है, लोगोथेरेपिस्ट है, वो एक कारण ढूंढने में मदद करता है, अर्थ ढूंढने में मदद करता है उसकी, और एक्टिव रोल प्ले करता है। फ्रायड के साइको एनालिसिस में वो नहीं। फ्रायड के साइको एनालिसिस में चीजें वो फ्री एसोसिएशन है, वो अपने अनकॉन्शियस की जितने भी उसके अनकॉन्शियस में चीजें हैं वो कैसे खुलकर बाहर आए। तो वो लंबे सेशन, लंबे समय तक 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल, 7 साल, हर वीकली सेशन, वीक में 2 सेशन, ऐसे वो चलता रहता है। और उसमें वो अपने जीवन के बारे में सब कुछ कहता है, शेयर करता है। ज्यादा बातें उसको शेयर करनी पड़ती है, ज्यादा कुछ कहना पड़ता है, और फिर उसके साथ जो कुछ भी घटित हो रहा है उसको समझने की कोशिश करता है थेरेपिस्ट, उसको हेल्प करता है उसी के वर्ड्स उठा करके उसको एनालाइज करने में कि भाई आपकी जो है वो मुश्किलें, जैसे मैं थोड़ा सा उदाहरण दे रहा हूँ कि एक अनएम्प्लॉयड आदमी अगर जाता है इसके लिए लोगोथेरेपी के लिए, तो बेसिकली उसको लाइफ के मीनिंग की तलाश करने के लिए कि तुम जो एक भविष्यहीनता के भंवर में पड़ के उदास हो, तुमको अगर हम थोड़ी सी मदद करते हैं, थोड़ी सी मदद देते हैं कि तुम अपने लाइफ में एक मीनिंग सेट करो और तुम उसके लिए टूल्स जुटाने की कोशिश करो, तो अपनी बेरोजगारी दूर करने का काम करना शुरू कर देगा। लेकिन फ्रायड के सिस्टम से जो साइको एनालिसिस का प्रॉपर सिस्टम है, वहां पे अब क्या है कि वो बेरोजगार है तो क्यों है, अब उसकी पूरी एकेडमिक गहराई में कि वो काम क्यों नहीं करना चाहता है, उसके अंदर निष्क्रियता कहाँ से आई, उसके फिर फैमिली हिस्ट्री में ऐसा क्या है, क्या वो काम नहीं करके अपने बाप से बदला तो नहीं दे रहा है, या अपने माँ के किसी गलती के लिए तो नहीं वो गिल्ट में है, उस गिल्ट से उसकी इनएक्टिविटी है। तो कुछ उस तरह की, तो उसमें एकेडमिक कंपोनेंट बहुत ज्यादा हो जाता है। ये बहुत आसान, बहुत सिंपल सा प्रोसेस है, बहुत कम चीजों के सहारे आप किसी की मदद कर सकते हैं। तो वो साइकोएनालिसिस थोड़ी चीजें अलग तरह से बदल जाती है, पूरा का पूरा क्षेत्र थोड़ा अलग हो जाता है। जी, ये जेएनयू से प्रोफेसर गरिमा श्रीवास्तव का प्रश्न है। मुझे लगता है कि हिटलर के प्रति आस्था ने उन नाजियों को अपराध बोध होने ही नहीं दिया। किसी अन्य सामान्य नौकरी की तरह ये नाजी अधिकारी और एसएस के सभी लोग यहूदी मूल को उच्छेदित करने में लगे हुए थे। कई डॉक्टर अपने प्रयोगों के लिए जाने गए जिन्होंने जिप्सियों और यहूदियों की आनुवंशिकी को जान के लिए घातक प्रयोग किए। बिल्कुल सही। ये तो एक टिप्पणी। जी
मैंने ये बात शुरू में कही थी कि पहली बात तो ये थी कि जो जो थ्योरी बना दी गई थी तो वो उस थ्योरी पे काम कर रहे थे। एक तो वो हो गया, तो मैंने कहा दूसरी कंडीशनिंग कि वो उनके काम के मानक तय कर दिए गए थे कि आपको इस मेथड से काम करना है, और फिर प्रतियोगिता की अपने को अगर अपने को प्रमोशन दिलवाना है इस राज्य में तो हमें और इसी तरह के काम करने पड़ेंगे। इसके चक्कर में वो और ज्यादा क्रूर होते चले गए। तो ये जो एक कंपटीशन की भावना थी उसमें कि हमारा प्रमोशन का क्या क्राइटेरिया है, मेरा सीआर तभी अच्छा होगा तो हम गंदा से गंदा काम करेंगे, तो चक्कर में होता चला गया। वो बिल्कुल सही बोल रही है। उन्होंने जो हमें तो दी वो उन्होंने जो हल्का, मैंने जो उसको टर्म्स में कहा था। हाँ जी जी जी, जो हमें उतने गहरे स्तर पे तो नहीं पर हल्के स्तर पे तो चारों तरफ ये दिखती है ये एटीट्यूड। सूरत से रजनी नेगी का प्रश्न है, रजनी नेगी जी का, कि एक्चुअली ये आप बता चुके हैं फ्रैंकेल की भाषा से, पर ये एकदम डायरेक्ट संबोधित करना चाहती होंगी इन बातों को। डायरेक्ट संबोधन की भी जरूरत पड़ती है ना कभी कभी। देखिए सबसे बड़ी बात तो ये है कि डर है, ये जान लेना डर को खत्म कर देता है जी। एक बीमारी होती है पैनिक डिसऑर्डर। इसका लक्षण ये है कि अचानक आपको घबराहट होगी, आप पसीने से नहा जाएंगे, आपको बाथरूम जाने का मन करेगा और बोला यार कोई बहुत बुरा घटित होने वाला है, मैं मर भी सकता हूँ। ये आएगा और ये थोड़ी देर में खत्म हो जाता है, 10 मिनट मैक्सिमम, उससे ज्यादा टिकेगा नहीं है। तो जैसे ही आप इस फीलिंग में आप आते हैं, जैसे ही आप जान जाते हैं कि भैया ये मुझे जब पैनिक डिसऑर्डर पहली बार हुआ था तो मैं पैनिक डिसऑर्डर पढ़ चुका था तब, उसके पहले कभी हल्का हुआ पता नहीं चला, तो मैंने खुद से यही कहा कि अच्छा ये पैनिक डिसऑर्डर हुआ है, बढ़िया, कोई बात नहीं है, 10 मिनट में खत्म हो जाएगा। तो सबसे बड़ा जो इंपॉर्टेंट है ना कि आपको अगर डर के बारे में मालूम हो जाए तो डर खत्म हो जाता है। एक दूसरी चीज ये है तो आपको ये जान लेने की जरूरत है कि आप डर में हैं। अगर आपको लगता है कि कोरोना के समय जो घबराहट बहुत हो रही है और वो आप छोटे छोटे उपायों से दूर नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर आपको डॉक्टर से मिलने की जरूरत है। आप डॉक्टर से संपर्क करें, परामर्श लें, रास्ता निकल जाएगा। तो अब वो कंप्लीटली डॉक्टरी वाली बात कह रहा हूँ कि अगर वो जो वातावरण में चीजें फैली हैं उसके लिए तो मैं बहुत सारी बातें कह दूं, लेकिन अगर वो इंट्रैक्टेबल है, अगर वो सामान्य उपायों से नहीं जा रहा है, अगर खुद को समझाने से, ऑटो काउंसलिंग से और एक्सरसाइज करने से, और लेकिन 2-3 चीजें बता दो कि वो कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है कि आप नियम पूर्वक व्यायाम करें, शरीर को स्वस्थ रखने की कोशिश करें, नशे की चीज न लें इस पीरियड में, कभी भी आप लोग अपना नियम पूर्वक व्यायाम प्राणायाम नियम से करने की कोशिश करें। तीसरी चीज ये है कि अगर कभी घबराहट लगे तो थोड़ा ठंडा पानी पी लें, तौलिया में आकर मुंह पोंछ लें, किसी के साथ बात करें, दोस्त को फोन कर लें, अपना दुख साझा कर लें। अगर इससे आराम नहीं मिलता है तो आप डॉक्टर से मिलें। एक और टेक्निक है उसे कहते हैं रिलैक्सेशन टेक्निक। आपने शवासन के बारे में पढ़ा होगा, सुना होगा, बहुत जगह पे दिखता है। रिलैक्सेशन टेक्निक भी आपको मिल जाएंगे यूट्यूब पे, आप उसको सुबह शाम 15 मिनट प्रैक्टिस कीजिए, उससे बड़ी मदद मिलती है। और चौथी बात यह है कि आप गाना सुनिए, खास तौर से रिलैक्सेशन म्यूजिक कुछ जो है उसमें मैं लोगों को कई बार बोलता हूँ कि हिमालयन फ्लूट म्यूजिक बहुत यूट्यूब पे दिखता है। पता नहीं हिमालय के बांसों से बनी बांसुरी में ऐसा क्या है कि मैं तो जब भी परेशान होता हूँ सुबह में या कभी, तो मैं सुनता हूँ थोड़ी देर उसको, 1 घंटा उस संगीत पे ध्यान केंद्रित कर सुन लें, आप अगले 48 घंटों के लिए आप ऊर्जा से भर जाए। तो आप हिमालयन फ्लूट म्यूजिक सर्च करें यूट्यूब पे, सुन। ये शिवी हैं, डीयू की ग्रेजुएशन की स्टूडेंट हैं, तो इनको भी एक बार सीधा संबोधन करके भी बता देते हैं, फिर सवाल बता दिया शिवी जी। जी अरे शिवी जी बिल्कुल, बता दें, जितनी बातें मैंने कही वो आपके सवाल का जवाब वो सब। अच्छा, मैं इसी सवाल के जवाब में मैं एक कोटेशन पढ़ लूं, उसके बारे में आप 1-2 मिनट एक बात बता दीजिएगा, जो इसी किताब में है, सर्च फॉर मीनिंग में। उसमें वो बोलते हैं ना, स्पिनोजा का एक वाक्य है कि जो भी भाव हमारे लिए कष्ट का कारण बन रहा है, अगर हम उसके प्रति एक स्पष्ट और सटीक भाव विकसित कर लें तो उसका कष्ट उसी समय समाप्त हो जाता है। क्या ये यही बात है जो आपने बोला कि डर को अगर समझ लें तो डर खत्म हो जाता है? क्या ये यही बात है? जी नहीं, वो थोड़ा आप बड़े परिप्रेक्ष्य में कहते हैं। वो बेसिकली जी इमोशन को हैंडल करने की पूरी एक थ्योरी यहाँ पे अपने आप में बताते हैं कि जो भाव जिस रूप में कष्ट दे रहा है,
जी अगर आप वो बार बार कहते हैं स्वीकार करने की बात जो कहते हैं, तो आप एक्सेप्ट कर देते हो तो चीजें बदल जाती हैं। अगर आप ये मान लेते हैं कि हमारे फला का व्यवहार मेरे प्रति ऐसा ही होगा, कोई बात नहीं है, ठीक है, उसका स्वभाव वैसे ही व्यवहार करेगा। एक डॉक्टर साहब बड़े एक सज्जन थे, डॉक्टर तो नहीं, मैंने क्या कहें, उनको मेरे मेरे जीवन की किसी घटना से या मेरे कुछ करने से, मेरे कुछ होने से जीवन में उनको बहुत तकलीफ थी। वो हमेशा मजाक उड़ाया करते थे मेरा कि तुमको देखते हैं तो हम ये भूल जाते हैं, अपनी बात करते हैं, मेरा जो ये पद है मैं भूल जाता हूँ, तुम्हारा आजकल जो ठसक देखते हैं तो भूल जाता हूँ कि मैं कौन सी गाड़ी में चलता हूँ, गाड़ी मुझसे बहुत बड़ी हुआ करती थी, अभी भी बहुत बड़ी गाड़ी है, तो हमेशा उड़ा करते थे। तो एक आध बार खराब लगा, बाद में मैंने कहा कि अच्छा, तो जब मिलने तो हमने कहा कि सर और क्या क्या भूल जाते हैं आप। तो मैंने एक्सेप्ट कर लिया कि मेरा मजाक उड़ाएंगे, उस मजाक को मैंने एक्सेप्ट कर लिया और मैं उस पर हंसने लगा। तो जब मिले तो कहेंगे सर आपने मुझे देखा, इस शर्ट को देखा हुआ ना, आप कुछ तो जरूर सोचे होंगे, अपना कोई जो आपका 20,000 रुपए का शर्ट होगा उसको आप भूल गए होंगे ना। तो फिर बाद में झगड़ा खत्म, तो मजाक उड़ाना बंद उसके बाद। तो आप ये एक तरीका है हैंडल करने का। ये महेश पुनेठा जी महेश पुनेठा जी पिथौरागढ़ से पूछ रहे हैं कि क्या मनोवेद पत्रिका आज भी निकल रही है? जब मैंने मनोवेद पत्रिका की बात की थी तब इन्होंने पूछा था। जी मनोवेद को निकालना है। मनोवेद पे हम लोग ऑनलाइन पे काम कर रहे हैं, उसका वेबसाइट का डिजाइन बन गया है और हम लोग जल्दी ही उसको शुरू करेंगे ऑनलाइन में पत्रिका के रूप में, क्योंकि प्रिंटेड पत्रिका का दुर्भाग्य ये रहा था कि आप उसकी प्रतियां छापो, भिजवाओ, फिर कहीं डिस्ट्रीब्यूशन, कहीं कॉस्ट का चक्कर कैसे मैनेज करो, संभव नहीं था। तो अब है कि ये चीजें आसानी से ऑनलाइन अवेलेबल रहेंगी, कोई भी देख सकते हैं, तो ये हम शुरू करेंगे। हाँ जी, कोरोना काल के बच्चों के मन में बहुत परेशानियां हैं बच्चों को, स्कूल बंद हो जाने से, घर में बैठे रह जाने से, टीवी पे पढ़ो, मोबाइल के थ्रू पढ़ो, स्क्रीन के कांटेक्ट में लगातार रहने से, टीवी और मोबाइल के थ्रू पढ़ने के चक्कर में क्या है कि डाइग्रेस करने का मौका होता है कि आप पढ़ रहे हैं और कान में लगा करके, और उस समय जब तक माँ बाप गए तब तक फिर गाना सुनने लगे क्लास छोड़ करके, या कोई फिल्म देखने लगे, फिर अचानक स्विच करके इधर आ गए। ये बहुत कुछ हुआ। इसके अलावा एंजाइटी बहुत हुई है, क्योंकि वो खुले में जाकर खेल नहीं पा रहे हैं, दोस्तों से मिल नहीं रहे हैं, तो बहुत एंजाइटी डिसऑर्डर्स बहुत हुए हैं बच्चों में। और कोई ऐसा दिन नहीं है जब 2-4 बच्चे नहीं आते हो क्लिनिक में। ये गुड़गांव से पवन नेगी जी पूछ रहे हैं, isn't acceptance against progression? If I start accepting all adverse situation, how would I ever change them? एक्सेप्ट करने का मतलब आपसे वो तो पहली शर्त है कि अगर आप सिचुएशंस को नहीं बदल सकते हैं। कंसंट्रेशन कैंप में जो बंद था वो इंसान हिटलर से लड़ नहीं सकता था, उसको एक्सेप्ट ही करना था अपने आप को। बेसिकली ये थ्योरी वहां से निकली है, इसलिए उस अर्थ में है कि जहां पर चीजें आप अगर हिमालय पहाड़ को ढकेल के नहीं ले जा सकते हैं दूर, तो आप उस पर चढ़ के उस पार जाते हैं। क्या आप हिमालय को ढकेलते ढकेलते समुद्र में गिरा देते हैं? तो नहीं कर सकते हैं। तो आप क्या है कि उसको चढ़ के जाते हैं, उसके ऊपर से उड़ के जाते हैं। तो आपको निगोशिएट करने से मना कौन करता है? पर जो चीजें अटल हैं, जो चीजें अपार हैं, दुष्कर हैं, तो उनको स्वीकार करना है और निगोशिएट करना है। तो आपको तो मीनिंग तो ढूंढना है। मीनिंग आप जैसे ढूंढें, आप पहाड़ चढ़ के ढूंढें या उसके ऊपर से उड़ के जाके ढूंढें, वो निगोशिएट करना तो आपका अधिकार है। और उसकी लोगोथेरेपी में कहाँ मनाई है? वो यात्रा तो चलनी ही है, लेकिन उसको पहले तो स्वीकार करना है, उसकी अटलता को, कि वो नहीं बदल सकती है। तभी आप अपने रास्ता निकालेंगे, तभी आप अपने जो अर्थ है उस अर्थ तक जाने का मार्ग ढूंढेंगे। जी, एक सवाल बस महेश पुनेठा जी का और है कि ये आपकी मर्जी है, आप देना चाहें या नहीं देना चाहें, नहीं तो फिर हम आगे बढ़ेंगे। नहीं, मुझे जवाब देने में कोई दिक्कत नहीं है। मैं मोदी जी तो एक नाम है, मोदी जी तो आएंगे और मोदी जी जाएंगे। मुझे सत्ता के क्षेत्र से मुझे बहुत गहरी शिकायत है कि ऐसे में किसी भी तरह के चुनाव को कराने की कोई जरूरत नहीं थी, एकदम नहीं। कुंभ को कराने की जरूरत नहीं थी। तबलीगी जमात का जो हुआ था उस समय आपने कितना हल्ला मचाया था और आप कुंभ करा रहे हैं। तो ये कई चीजें होती हैं जो सरकार
का जो चरित्र सामने है उस पर तो सवाल उठेंगे और सवाल उठाए जाएंगे एकदम। मुझे इसमें कोई हिचक नहीं है, मुझे डर नहीं है ये कहने में कि जो कोरोना का सर्ज इस बार है और जो रैम्पेंट जो कह सकते हैं, वो तो उसके पीछे बहुत सारे पॉलिटिकल जो डिसीजंस हैं उनकी वजह से हुआ है। चुनाव टाले जा सकते थे, अच्छे मौसम का इंतजार कर सकते थे। हाँ सर, धन्यवाद बाकियों के आप अंत तक जमे रहे। विनोद दास जी नमस्कार, धन्यवाद, आप सुनने के लिए आए, मेरे लिए बहुत बड़ी बात। गरिमा जी बहुत आप लगातार बनी है और आपने बहुत अच्छी टिप्पणियां दी। अब तो देश के इतने प्रसिद्ध लेखक और विश्वविद्यालय के लोग सब लोग आए, बहुत अच्छा लग रहा है। मैं तो क्लिनिक में काम करने वाला छोटा सा इंसान पिछड़े राज्य के एक शहर में रहता हूँ और एक रुमाल की तरह जिंदगी जीता हूँ, लोगों की आंखों से आंसू पोंछते हुए। मेरा तो यही जीवन है। ये प्रोफेसर हरिमोहन शर्मा हैं, ये रवि मोहन जी के फोन से साधना, रवि मोहन जी के फोन से साधना मोहन जी हैं, जो आपको सुनने में बहुत इच्छुक थी और लगातार तारीफ लिख रही हैं सत्र की। अब अगर आप इनके तो क्वेश्चंस खत्म हो चुके हैं ऑडियंस के, आप अगर मुझे टाइम दें तो 2-4 मिनट मैं पूछ लूं कुछ एक आध बातें। जरूर 2-4 मिनट जी। जी। एक तो मैंने जो आपकी किताब पढ़ी थी जिसमें बहुत सारे इंटरव्यूज थे, तो उसमें से कुछ प्रश्न थे मेरे जो ज्यादातर तो आ ही चुके हैं आपकी बातचीत में। तो जैसे ये सवाल से ज्यादा ये है कि मैं आपके माध्यम से उस एस्पेक्ट में, मतलब उस एस्पेक्ट को आपके माध्यम से संप्रेषित होते देखना चाहती हूँ। मेन बात ये है कि जैसे नरेंद्र नाथ विक्की, आपने ना जितने भी वो हैं, तो ज्यादा जटिल बातें तो इस समय हो नहीं सकती, बस मैं उस हिस्से में से थोड़ी चीजें, एक आध चीजें पूछ रही हूँ। जो अंतिम क्वेश्चन उतने बड़े बड़े मनोवैज्ञानिकों ने अपना संदेश के तौर पे कहा है। तो जैसे डॉक्टर नरेंद्र नाथ विक ने कहा कि अगर चिंता और उदासी का अतिरेक बीमारी है, तो लोभ, काम, क्रोध का अतिरेक क्यों नहीं। फिर वो खुद ही व्याख्या देते हैं कि हम एक ऐसा समाज बना रहे हैं कि अगर हम लोभ और काम और क्रोध के अतिरेक को बीमारी मानेंगे, तो ये जो उपभोक्तावादी संस्कृति, पूंजीवादी संस्कृति हमें गढ़नी है, वो हम कैसे गढ़ेंगे। या हम सामंतवाद को जो बचा के रखना है, जमींदारियां जो नई बदली हुई जमींदारियां जो हमें अपने ऑफिसेज में चलानी है, वो हम कैसे चलाएंगे। ये वाले वर्ड मेरे हैं, बाकी उनके थे। तो चिंता और उदासी के अतिरेक को बीमारी घोषित करने का लाभ औद्योगिक कंपनियों को ही मिला। तो यानी कि मैं इसके बाबत आपसे सवाल पूछना चाहती हूँ कि मेरे से बहुत सारे युवा लोग विदुष बैठन के माध्यम से जब संपर्क करते हैं, तो अक्सर ये होता है कि हम ये बात करते हैं कि जैसे आपने भी लक्षण बताए कि ऐसा ऐसा हो रहा हो तो डॉक्टर के पास जाएं, लेकिन वो लोग ये अनुभव करते हैं कि हमारी तो सारी चीजें अंडर कंट्रोल में है, लेकिन हमारे जो बॉसेस हैं ऑफिसेज में, घरों में, वो लोग अगर अपना ट्रीटमेंट करा दें तो ये लोग तो आराम से काम कर लेंगे। पर मुश्किल ये है कि जिंदगी जिनके अधीन है, वो लोग किसी ना किसी अतिरेक में, उसको बीमारी नहीं माना जा रहा है। तो कहीं ना कहीं एक ऐसी स्थिति लगती है कि जो बीमार है नहीं, अगर अगला इंसान सामान्य आचरण करे तो वो बीमार नहीं है, पर अक्सर जाना उसको पड़ता है मनोवैज्ञानिक के पास। और ये जो है कि क्या ये सही बात है, क्योंकि तो पुराना इंटरव्यू है, पर क्या ये सही बात है कि हम अभी भी इस अतिरेक को बीमारी नहीं मान रहे। जी नहीं, उन्होंने जो डॉक्टर विक ने जो बात कही है वो बहुत मार्के की इस माने हुई है कि जब वो बात कर रहे हैं तो दो कल्चरल सेटअप की बात कर रहे हैं। जी जी। वो जो पश्चिमी सभ्यता है, जिसके मानदंड, जिसके मूल्य हम पे थोप दिए गए हैं आज, उसकी बात वो कर रहे हैं कि भाई अपने यहाँ तो लोभ को, अतिरेक को, काम के अतिरेक को, सबको विकार माना जाता ही था। भारतीय दर्शन में अगर आप देखते हैं, वहां लोभ एक विकार है, लालच एक विकार है, लेकिन उनके यहाँ उसको मान लिया गया कि वो एक फ्यूल है, एक ऊष्मा है, एक संसाधन है जिससे आप तरक्की कर सकते हैं, आप बहुत आगे जा सकते हैं। स्काई इज द लिमिट। तो वो दरअसल वो उस दुखती रक्त पे उंगली रखने की कोशिश कर रहे हैं कि आप दुनिया में बहुत सारी चीजें तो उससे आप पैदा कर रहे हैं, तो उसको तो आप रोग मानिए ना, लेकिन उसको तो आप मान रहे हैं सदगुण। जी वही स्काई इज द लिमिट, बेसिकली इशारा उनके उस तरफ है। दूसरी बात रही आपकी कि बीमार को लाने और देखने की बात, देखिए
अगर बुरे लोगों की संगति में, अगर मतलब आप क्रूड लोगों के साथ आप काम कर रहे हैं, या फिर आप हाईली डिमांडिंग कंपनी में काम कर रहे हैं, टारगेट अगर आपका खून चूस रहा है और आप परेशान हैं, मनोचिकित्सक के पास आएंगे तो मनोचिकित्सक आपको जो सलाह देगा या आपसे बात करेगा, पहली बात तो ये कि जो केमिकल डिरेंजमेंट है, उस केमिकल डिरेंजमेंट के लिए आपको दवा दी जाएगी अगर जरूरत उसकी है तो, नंबर 1। नंबर 2, जो सपोर्टिव साइकोथेरेपी है वो दी जाएंगी। और तीसरी बात ये कि आपको एनलाइटन किया जाएगा कि आपकी जो परिस्थितियां वो आपको ऐसे ऐसे परेशान कर रही हैं। अगर आप ऐसी कंपनी में काम करते हैं जिसमें कि 24 घंटे आपको जगह रहना पड़ता है, यानी आपका बायोलॉजिकल क्लॉक डिस्टर्ब हो जाए, यानी आप रात के 3 बजे 2 बजे से लेकर सुबह के 12 बजे तक काम करते हैं, तो आपकी जैविक घड़ी खराब हो रही है, तो आपको अपनी नौकरी छोड़ने के बारे में, बदलने के बारे में सोचना चाहिए। तो इस तरह की सलाह भी दी जाती है। इसलिए ऐसा नहीं है कि वो कुछ जबरदस्ती। दूसरी बात जो कहते हैं जबरदस्ती ले जाया गया, तो दरअसल जहां पर जबरदस्ती ले जाए, जो लेके आते हैं वो देखते हैं उनमें कुछ गड़बड़ी, और कई बार उनको लगता नहीं है, लेकिन जेन्युइनली उनमें बहुत सारी साइकोसिस, न्यूरोसिस नहीं, एंजाइटी वाली बीमारी नहीं, गंभीर जो स्किज़ोफ्रेनिया, बाइपोलर डिसऑर्डर जैसी गंभीर बीमारियां हैं, वो बीमारियां होती हैं जिसमें मरीज का इनसाइट चला जाता है, उसको पता ही नहीं चलता कि हमें क्या हुआ है। तो उसको ले हम तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन घर के लोग और ऑफिस के लोग सबको पता चलता है, डॉक्टर अपने तरीके से पता करते हैं, फिर उनकी मदद करते हैं, इलाज करते हैं, वो ठीक होते हैं। तो ये तो एक है कि ऐसा नहीं है कि वो इलाज बीमारी नहीं और इलाज कोई कर देगा। ये कई बार लोग रोज सुनते हैं, या आप मुझे पागल साबित करने में चुने रहे, कुछ साबित करने पे नहीं चुने, हम तुम्हारी मदद करने पे। नहीं, मेरा जो मेन मंतव्य इस बात को उठाने का था, मेरा मंतव्य उठाने का था कि जो मेंटल हेल्थ अवेयरनेस के प्रोग्राम होते हैं, जो एक ओवरऑल एक माहौल है जिसमें आप थोड़े से भी उदास हो जाते हो तो लोग आपको पॉइंट आउट कर लेते हैं कि हाँ आपको कोई प्रॉब्लम है। मेरा कहना है कि अगर कोई बहुत बड़ा, अगर कोई किसी को लिसनिंग की हैबिट ही ना हो, कोई गुस्सा बहुत करता हो, उससे लोभ बहुत करता हो, तो आई मीन कि जो इंडिकेटर्स हैं बीमारी के कि भाई इलाज अगर वो करा ले तो 10 और को ना कराना पड़े, तो क्या इस तरीके के इंडिकेटर्स बदले हैं क्या उसको क्योंकि सत्ताशीलता बहुत है हमारे समाज में, तो अगर मेंटल हेल्थ अवेयरनेस के जो कार्यक्रम चलेंगे, आप तो एक्टिविस्ट भी हैं, उनमें अगर इन बातों का संज्ञान लिया जाए तो मुझे लगता है कि बहुत सारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। तो मैं पूछना चाहती हूँ क्या इनकॉर्पोरेट किया गया है ये अभी इस नए तरह के कार्यक्रमों में? मैं भी काउंसलिंग से जुड़ी रही थी बहुत लंबे समय, तब तक नहीं था। जी जी रश्मि जी, हमारा जो मनोचिकित्सकों का बड़ा जो एक संघ है देश का सबसे बड़ा, जिसका मैं जनरल सेक्रेटरी था अभी हाल तक, तो वो उसकी बहुत सारी सब कमिटीज हैं, और हमारे सब कमिटीज के लोग अपने तरीके से काम करते हैं। उसमें कॉर्पोरेट सेक्टर्स के लिए भी काम करते हैं, प्रोग्राम्स करते हैं, हम पुलिस के लिए करते हैं, जुडिशियरी के लिए करते हैं, IAS लोगों के लिए भी करते हैं लोगों को। और जाहिर है कि उसमें अगर हम बात करते हैं तो उसमें एम्पैथी की भी बात करते हैं, मनुष्य को मनुष्य समझने की भी बात कहते हैं, अपने तनाव को आप कैसे कम करेंगे, अगर इस पे बात करते हैं तो उसमें ये बात भी शामिल होती है कि आप अपने सबऑर्डिनेट्स कैसे व्यवहार करें कि आपको तनाव कम हो। ये काम नहीं करता है, सब सर में दर्द हो जाता है, अरे काम नहीं करता है, तुम देखो कैसे काम करवाओगे उससे। तो वो अगर टेक्निक की बात हो तो उस तरह की बातें भी होती है। कहने का मतलब ये कि लेकिन दुर्भाग्य है कि देश में 9,000 मनोचिकित्सक और 1,35,00,000 135 करोड़ की आबादी, और हमें कम से कम 45,000 मनोचिकित्सक चाहिए, और साथ में पारा साइकियाट्रिक स्टाफ बहुत चाहिए। तो वो तो हमारी विपन्नता बहुत है, संसाधन बहुत है, ऑक्सीजन की कमी का रोना तो अपनी जगह पे आज है क्योंकि जान जा रही है, लेकिन जो आत्महत्याएं देश में बढ़ रही हैं, जो आप लोगों की मदद नहीं कर पा रहे हैं, वो भी सोशियो पॉलिटिकल सिस्टम के फेलियर की वजह से बहुत चीजें हो रही हैं। जी, कि हम एक तो हम आग लगा रहे हैं और बुझाने वाले नहीं बना रहे हैं। ये समस्या है मानसिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में, और ये मैं चीख के कहता हूँ, हर मन से कह चुका हूँ। सर एक चीज और बस, सर लास्ट है ये, मोहन आगाशे जो एक नाटककार है और कम लोग जानते हैं कि मनोचिकित्सक भी हैं, उन्होंने जो बताया है कि एक्टर्स को जो ये मनोवैज्ञानिक समस्याएं ज्यादा होती हैं, इसका रीजन उन्होंने ये बताया कि क्योंकि जब हम जिस हीरो की एक्टिंग कर रहे हैं, जिस नायक की,
तो उसका इमोशन का जो हम अपने पर्सनैलिटी से निकाल रहे हैं, तो एक तरीके से हम लोन ले रहे हैं उससे इमोशनल, और वो रिपेबल भी नहीं है। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि इस समय जब सोशल मीडिया और हर जगह हम एक सिंथेटिक एक्सप्रेशन लेके हमेशा घूमते रहते हैं, तो इसने भी हमारी हेल्थ को बहुत बिगाड़ा होगा कि हमेशा हम अपनी ट्रू पर्सनालिटी से एक इमोशन का लोन ही लिए हुए होते हैं हमेशा, क्योंकि हम कुछ और दिख रहे होते हैं। तो मेरे ख्याल से ये सर जी, सोशल मीडिया ने आपको आपकी 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 संवेदनशीलता छीनी है, इसमें कोई शक नहीं। हाँ, सोशल मीडिया ने भी, ओवरऑल कल्चर ने भी ना, क्योंकि आप जिसको नहीं जानते हैं, जिसके मरने जीने से आपको कोई दुख नहीं, जो आपका फेसबुक फ्रेंड है और उसकी दादी कुएं में गिर के मर गई, या उनके लिए भी आप RIP लिखते हैं, और राजन मिश्रा मर गए उनके लिए भी लिखते हैं। कहने का मतलब ये है कि आप RIP लिख के या हाथ जोड़ के निकाल लेते हैं, तो उसने इनसेंसिटिव तो किया है, क्योंकि आप आप अपने इमोशन को हर जगह इस तरफ ताश के पत्ते की तरफ बांटते तो नहीं फिर सकते हैं। इमोशंस के एक्सप्रेशन तो बहुत अलग तरीके से होने चाहिए। इसलिए मेरा सोशल मीडिया पर तो अगर बात करेंगे तो फिर वो नहीं, सोशल मीडिया से मतलब नहीं था, ये जो पूरी जी जो ये पूरी प्रवृत्ति है वो कहीं ना कहीं मानसिक स्वास्थ्य को वो देती है ना दिक्कत। और सोशल मीडिया ने बहुत सारी बीमारियां दी हैं, और दुनिया की पहली किताब है ये, पता नहीं आप शायद उल्टा देख पा रहे होंगे, इसका नाम है साइबर साइकियाट्री, पता नहीं अभी दिख रही है शायद, साइबर साइकियाट्री दिख रही है सर, दिख रही है, सीधी है, दिख रही है। ये दुनिया की पहली किताब है जो कि साइबर फेनोमेना जो वर्ल्ड में अभी है उसकी वजह से साइकियाट्रिक प्रॉब्लम्स आई हैं, और इंडियन साइकियाट्रिक सोसाइटी का पब्लिकेशन है, और ये अभी जस्ट कुछ दिन पहले रिलीज के मार्केट में आई है। ये हम लोग का किया हुआ काम है इंडियन साइकियाट्रिक सोसाइटी की तरफ से। हमारे सलमान अख्तर, जिन्होंने आपने इंटरव्यू पढ़ा होगा, उन्होंने इसका फॉरवर्ड लिखा है। तो ये समस्याएं बहुत बीमारियां उससे हो रही लोगों को। साइबर वर्ल्ड ने बहुत बुरी तरह अफेक्ट किया है लोगों को। जी सर, मैं बस खाली मोहन आगाशे के इस स्टेटमेंट को दिखा देना चाहती हूँ खाली, और कुछ नहीं। बात मेरी खत्म हो चुकी है कि हमने मतलब उन 2-3 चीजों से हमने जिस सामाजिक बीमारी की बात की, तो उससे सामंजस्य बना के अगर कोई कंफर्टेबल है तो डॉक्टर उसे भी स्वास्थ्य की कोई कसौटी नहीं मानते। बस इस पे 1-2 लाइन बोल दीजिए, मेरा लास्ट है। मतलब अगर कोई बहुत कंफर्टेबल दिख रहा है तो वो भी स्वस्थ नहीं है, क्योंकि बीमारी तो समाज में है ही ना लंबे टाइम तक। यही इन्होंने, ये मोहन आगाशे का स्टेटमेंट है। सही बात। अभी समाज बदलता कैसे है? हम अगर मैं जो कहता हूँ कि मेंटल हेल्थ एक्टिविज्म की बात मैं करता हूँ, तो क्लिनिक में बैठ के इलाज किया जा सकता है, लेकिन अगर आपको बृहत्तर प्रत्यक्ष चीजों को देखना है तो आपको एक्टिविस्ट बनना पड़ेगा। मैं हमेशा कहता हूँ अपने लोगों को और अपने साइकियाट्रिस्ट की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ साइकियाट्रिस्ट, आपको एक मीडिया सेंटर के रूप में अपने आप को विकसित करना होगा, आपको डेवलप करना होगा एक वक्ता के रूप में, आपको समाज से संवाद स्थापित करना होगा, क्योंकि आज के समाज का सबसे बड़ा जो संकट है वो इसी स्तर पे है। और हमेशा संकट मनुष्य के दिमाग से ही, हिटलर के दिमाग में गड़बड़ी पैदा हुई, गड़बड़ी थी, तभी दुनिया इतनी तबाह हुई। तो इसलिए उसको एड्रेस तो करना ही है, उसको एड्रेस करना है। और आवश्यकता इस बात की है कि ये साहस जिस दिन हो जाएगा कि पॉलिटिक्स के भीतर मानसिक रूप से बीमार लोग जो फैसले लेते हैं उसके खिलाफ वैज्ञानिक शक्तियां उठ के खड़ी हों, ये एक महत्वपूर्ण बात है। ये अगर ये साहस जिस दिन आ जाएगा लोगों में, उस दिन राजनीति भी शुद्ध हो जाएगी। हाँ, वैज्ञानिक चेतना के बिना तो मनोचिकित्सा वो हो ही नहीं सकती ना। उसमें बार बार सबके संदेश में यही था कि अंधविश्वास और जड़ता खत्म हो पहले। जी, तो बहुत बहुत धन्यवाद विनय कुमार जी आपका। किरण शर्मा जी ने, ये पूरा का पूरा जो हमसे जुड़ा हुआ है विदु बैटन परिवार है, तो मेरी तरफ से किरण शर्मा जी ने, मतलब विदुष बैटन की तरफ से किरण शर्मा जी ने ही लिख दिया कि वो ऐसे समय में हमारे साथ आए जब उनके करीबी लोग जीवन के लिए प्रतिक्षण संघर्ष कर रहे हैं, उसके बावजूद भी उपस्थित हुए। इसके लिए धन्यवाद विदुष बैटन की तरफ से आपका बहुत बहुत। और ये सारा सत्र उम्मीद करती हूँ कि हम सभी के लिए बहुत उपयोगी रहा होगा। तो उनकी शायद बैटरी भी चली गई है मेरे ख्याल से, तो हम
पर वो मेरा धन्यवाद सुन लेंगे। उनको उनको थोड़ी दिक्कत भी हो रही थी, उनको आदत है लैपटॉप से करने की, लेकिन उन्होंने 2 लैपटॉप ट्राई किए, दोनों में आवाज पता नहीं क्यों आ नहीं रही थी, तो उनको मोबाइल में हल्का सा अनकंफर्टेबल भी था, पहली बार लाइव में मोबाइल से। फिर भी इतनी दिक्कतों के बाद वो हमारे साथ बने रहे और उन्होंने बहुत धैर्य पूर्वक सारे प्रश्नों का जवाब दिया। इसके लिए मैं उनका बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। और आप सारे लोग तो विदुष बर्तन परिवार से जुड़े हुए हैं और लगातार बने हुए थे, और मुझे उम्मीद है कि उनकी बातों ने थोड़ा-सा होप, थोड़ी-सी उम्मीद, थोड़े से तरीके कि हम कैसे इस समय के साथ एक स्वस्थ रिश्ता बनाने की कोशिश कर सकते हैं, कैसे सहयोग कर सकते हैं। उम्मीद है कि इस पे थोड़ा-सा उजास मिली होगी थोड़ी-सी। बहुत-बहुत धन्यवाद सबका। नमस्कार।